एक लड़की जिसके लिए उसका काम ही उसकी पहचान है, और एक लड़का जो दुनिया से दूर रहकर सिर्फ सादगी से जीना चाहता है। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है, लेकिन किस्मत इन्हें आमने सामने लाने वाली है, और जब ये टकराएंगे तो सिर्फ रास्ता नहीं, जिंदगियां बदलेगी। तो कहानी शुरू होती है एक बड़ी होम शॉपिंग कंपनी HIT से, जहां हर सेकंड की कीमत होती है। स्टूडियो पूरी तरह से तैयार था, कैमरे सेट थे और लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू होने वाला ही था, लेकिन तभी शो की होस्ट येजिन गायब जाती है। ना फोन उठा रही थी, ना उसने कुछ बताया था। इससे स्टूडियो में अफरा तफरी मच जाती है। सीनियर्स चिल्ला रहे थे, स्टाफ भाग दौड़ कर रहा था, क्योंकि इस शो की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ एक इंसान पर टिकी थी, येजिन पर। लेकिन शो तो शुरू करना ही था, पर कुछ भी सही नहीं जा रहा था। सब पागल हो रहे थे कि तभी स्क्रीन पर अचानक येजिन की एंट्री होती है, और जो होता है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। येजिन शहर की एक ऊंची बिल्डिंग के किनारे लटकी हुई थी, जहाँ हवा तेज थी और नीचे गहराई थी, पर वो एकदम शांत और लाइव कैमरे में मुस्कुराते हुए अपने प्रोडक्ट ग्लव्स के बारे में बता रही थी कि ये कितने मजबूत हैं और यूजफुल है, और परमानेंट लिपस्टिक का स्टेन साफ करके भी दिखाती है। साथ ही वो ये भी दिखाना चाह रही थी कि वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रही, वो अपनी जान जोखिम में डाल रही है, और यही उसकी खासियत है, कुछ भी करके प्रोडक्ट को बेचना। और जैसा उम्मीद था, सारे ग्लव्स कुछ ही मिनटों में सोल्ड आउट हो जाते हैं। इसके बाद कहानी एकदम बदलती है। हम पहुंचते हैं एक छोटे से गांव देखपुंग में, जहां जिंदगी बहुत शांत थी, लेकिन एक इंसान के लिए बिल्कुल भी नहीं, और उसका नाम था मैथ्यू ली। एक ऐसा लड़का जो खुद तो अकेला रहना चाहता था, लेकिन गांव के लोग उसे कभी अकेला नहीं रहने देते। सुबह से ही कोई उसे एंटीना ठीक करने के लिए बुला रहा था, तो कोई लिफ्ट मार था, तो कोई कुछ। वो किसी की हेल्प करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मना नहीं कर पाता। वो लकड़ी काटता है, मधुमक्खियों का छत्ता उठाता है, यहाँ तक कि गाय की डिलीवरी में भी हेल्प करता है। पर हर बार यही कहता है कि बस ये लास्ट बार है, इसके बाद नहीं करेगा। लेकिन सब जानते थे कि वो उनकी हेल्प करेगा, क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा है। बेचारा वो अपनी सी लाइफ से थक गया था। वहीं येजिन, उसकी लाइफ बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखती है। वो फेमस है, टीवी पर छाई रहती है, बड़े बड़े ब्रांड्स उसको चेहरा बनाना चाहते हैं, और वो एक ब्रांड एम्बेसडर भी है। लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से बिखरी हुई थी। वो अपने बॉयफ्रेंड सियोक से मिलने जाती है, लेकिन इस बार भी लेट होती है। तो वो साथ में मूवी देखने के लिए चलने के लिए कहता है, पर वो उस दिन भी बिजी थी। तो वो उनके रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगता है, लेकिन इस बीच में रेस्टोरेंट का एक चाकू देखकर येजिन सोचने लगती है कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, इसे हम शो में बेच सकते हैं। मतलब कि उसके लिए इमोशन से पहले काम आता है। वो वुसियों की बातें सुन ही नहीं रही थी। इससे उसे बहुत गुस्सा आता है कि मतलब वो डॉक्टर है, दिन में 300 पेशेंट्स देखता है, कितनी सर्जरी करता है, उसके बाद भी उसके लिए टाइम निकाला है, लेकिन उसे तो कोई होश ही नहीं है, इसलिए ब्रेकअप करके चला जाता है। पर येजिन को ब्रेकअप का दुख नहीं था। वो उस चाकू को लेकर अपने ऑफिस चली आती है कि अब ये उनका नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा। ऑफिस जाकर वो अपने कलीग की होंग को वो चाकू दिखाती है कि अब वो इसे बेचने की सोच रही है। फिर वो अपने मैनेजर और दोस्त सुम्मी के साथ डिनर पर जाती है। तो जब सुम्मी को उसके ब्रेकअप के बारे में पता चलता है, तो गुस्सा करती है कि तुम कैसी लाइफ जी रही हो, काम से कभी छुट्टी नहीं लेती हो। फिर येजिन घर जाती है तो देखते हैं कि उसका घर भी बहुत से नोटों से भरा हुआ था कि कौन से प्रोडक्ट बेचे जा सकते हैं। और जब वो सोने की कोशिश करती है तो उसे नींद भी नहीं आती, क्योंकि उसके पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे कि उसे सोने में प्रॉब्लम हो रही थी। दूसरी तरफ मैथ्यू को देखते हैं, उसे मूवन नाम के एक आदमी का कॉल आता है, जो कि गोजुनक बायो नाम की एक कंपनी में काम करता था। मूवन ने उसे एक नया ट्रैक्टर गिफ्ट भी दिया था, लेकिन मैथ्यू अपने पुराने ट्रैक्टर से ही खुश था। तब मूवन उससे किसी चीज़ के बारे में पूछता है कि उसका क्या सोचा, लेकिन वो कहता है कि मैंने अपना मन नहीं बदला है। वहीं येजिन भी काम पर जाती है तो उसे जोर का झटका लगता है। उसे पता चलता है कि उसका प्राइम टाइम स्लॉट युंजी को दे दिया गया है, जो नेटवर्क की सबसे ज्यादा बिक्री करने वाली सेलर है और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती है। युंजी के साथ कोई मिस सॉन्ग भी है, जिसका कॉम्पैक्ट वो ब्रॉडकास्ट में बेचने वाली है। मिस सॉन्ग को देखकर तो येजिन बेचैन हो जाती है। मतलब कि साफ है कि उनके बीच पास्ट में कुछ हुआ था। तो येजिन गुस्से में सीधा डायरेक्टर डोंग के पास जाती है और उनसे सफाई मांगती है, लेकिन वो साफ कहती है कि ब्यूटी प्रोडक्ट से हमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं और मुझे ऐसा करना पड़ा, लेकिन अगर तुम्हें अपना स्लॉट वापस चाहिए तो तुम्हें लेटॉयल को अपने साथ जोड़ना होगा। एक फ्रेंच ब्रांड है, इसे बहुत कंपनी अपने साथ जोड़ना चाहती है, पर येजिन मना करती है क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट में एक शर्त थी कि वो कभी भी ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं बेचेगी। लेकिन ये बात भी सच थी कि सिर्फ लेटॉयल ही येजिन को उसका स्लॉट वापस दिला सकता है। फिर हमें एरिक सियो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो लेटॉयल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था और अभी भी फ्रांस से आया था। फिर वो मोहन के साथ एक मीटिंग के लिए जाता है और गोजुन्युक बायो के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए कहता है। और असल में गोजुन्युक बायो ही लेटॉयल के प्रोडक्ट के लिए मटेरियल सप्लाई करता था, पर मोहन कहता है कि हमारी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगी। फिर एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मैथ्यू ने कॉन्ट्रैक्ट को डस्टबिन में फेंक दिया था, यानी कि ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड थी। दूसरी तरफ येजिन टीवी पर युंजी का सेगमेंट देख रही थी। फिर एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो और मिस सॉन्ग मिलकर एक क्रीम बेच रही थी, लेकिन इसके बाद उसका विरोध शुरू हो गया था, क्योंकि उस क्रीम को लेकर लोगों की शिकायतें आई थी कि इस प्रोडक्ट से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। और साथ में एक फोटो भी दिखाई जाती है जिसमें कि सॉन्ग के साथ एक आदमी और एक बच्चा उनकी गोद में था। इस इंसिडेंट के बाद से ही येजिन को सोने में दिक्कत होती रहती थी। वो हर वक्त टेंशन में रहती थी, इसलिए वो बस गोलियों पर ही टिकी थी। यहाँ तक कि इसकी डॉक्टर उसे और गोलियां देने से मना भी कर देती है, क्योंकि वो पहले ही गोलियों की मैक्सिमम डोज तक पहुंच चुकी थी। वो काम पर देर से भले ही पहुंचती थी, लेकिन हमेशा की तरह अपने सेगमेंट होस्ट कर लेती थी, पर अंदर से वो पूरी तरह से थक चुकी थी। सुंगमी उसे हिम्मत देती थी कि बस वो खुद पर भरोसा रखे, और वो नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से येजिन परेशान रहे। पर अब येजिन ने ठान लिया था कि वो ये काम करेगी, वो अपनी टीम को बर्बाद नहीं होने दे सकती।
जबकि वहाँ गांव में देखते हैं कि मैथ्यू स्कूल से एक छोटे बच्चे को लेने जाता है, लेकिन उसने मास्क लगाया हुआ था, बल्कि बाकियों ने नहीं लगाया था। इस बीच एरिक बहुत खुश और एक्साइटेड होता है जब उसे पता चलता है कि येजिन ने उसे इलेक्ट्रॉल के बारे में बात करने के लिए मिलने बुलाया है। लेकिन जब वो मीटिंग के लिए जाता है तो अपसेट आता है, क्योंकि येजिन उसे पहचान ही नहीं पाती। तब येजिन उसे अपने शो में आने का ऑफर भी देती है, तो वो उनके साथ काम करने के लिए मान जाता है। पर उसकी एक शर्त थी कि उसे गोजुनिक बायो को साथ में लाने के लिए हेल्प करनी होगी। वो मान जाती है और इस काम का जिम्मा अपने ऊपर लेती है। तो अब क्योंकि वो साथ काम करने वाले हैं तो नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। तब रात में येजिन अपनी रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि लेटॉयल के प्रोडक्ट में जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है WF मशरूम, और वो व्हाइट फ्लावर नोरी मशरूम से मिलता है जो कि साउथ कोरिया का है। पूरी रात काम करने के बाद वो खुद उस फार्म को देखने के लिए उसी गांव जाती है, लेकिन रोड वन वे थी और सामने से मैथ्यू का ट्रैक्टर आ रहा था। इससे दोनों का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। दोनों ही पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, बस एक दूसरे के लिए हॉर्न बजाए जा रहे थे। वो कहता है कि मेरा ट्रैक्टर पीछे नहीं जा सकता, तो वो भी मना करती है कि मेरी स्पोर्ट्स कार भी पीछे नहीं जा सकती। काफी देर तक ऐसे टशन दिखाने के बाद येजिन हार मान लेती है, क्योंकि उसके पास वेस्ट करने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं था, और गाड़ी पीछे करने की कोशिश करती है पर गाड़ी का टायर मिट्टी में फंस जाता है। तो बेचारी हार मानकर पैदल ही गांव की तरफ चलने लगती है और मैथ्यू को अपना रास्ता खुद ढूंढने के लिए कहती है। उस छोटी सी जगह से वो गाड़ी निकाल तो लेता है, लेकिन ऐसे में येजिन की गाड़ी का एक साइड व्यू मिरर टूट जाता है। थोड़ी देर बाद मैथ्यू ट्रैक्टर लेकर उसी सड़क पर आता है जिस पर येजिन पैदल चल रही थी। ऐसे पैदल चलकर उसके पैरों में दर्द भी हो रहा था, लेकिन उसे देखकर लगता है कि शायद मैथ्यू उसका पीछा कर रहा है। ऊपर से वो जिस डायरेक्शन में मुड़ रही थी वो भी उसी में मुड़ रहा था। इससे तो उसे यकीन हो जाता है और इस वजह से उससे काफी बदतमीजी से बात भी करती है, उसका मजाक बनाने लगती है। लेकिन तब अचानक से वो मैथ्यू के ट्रैक्टर में रखी व्हाइट मशरूम देखती है, तो चौंक जाती है, क्योंकि उसके लिए तो यहाँ आई है। इससे तो उसका बिहेवियर ही बदल जाता है। भागते भागते मैथ्यू के पीछे उसके फार्म तक पहुंचती है, अपना इंट्रोडक्शन देती है और मशरूम के ओनर से बात करने के लिए कहती है, लेकिन वो उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है और लॉक लगा देता है। ये देखकर तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि ये कैसा बदतमीज है। इसके बाद मैथ्यू ग्रीन हाउस जाता है जहाँ उन मशरूम की खेती होती थी और गाँव के लोग वहाँ काम भी कर रहे थे। फिर ग्रीन हाउस से बाहर निकलते टाइम मैथ्यू की नज़र फिर से येजिन पे पड़ती है। वो अभी भी यही थी और उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे। तो वो उन्हें दिखाते हुए कहती है कि और कुछ नहीं, कम से कम एक जोड़ी चप्पल तो दिला दो। तो वो उसे कुछ पुरानी और टूटी हुई चप्पलें दिखाता है जिन्हें येजिन को लेना ही पड़ता है, क्योंकि उसे जरूरत तो थी ही। बाद में वो मैथ्यू और एक गाँव वाले मिस्टर पार्क को मशरूम ले जाते देखती है, तो उसे लगने लगता है कि कहीं वो चोरी तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए ओनर को बताना पड़ेगा। तो वो उनका पीछा करने लगती है, पर मैथ्यू उसे देख लेता है तो उसे भागना पड़ता है। फिर जब वो अपनी गाड़ी के पास आती है तो गाड़ी का साइड व्यू मिरर टूटा हुआ देखकर चौंक जाती है, समझ जाती है कि ये उसी लड़के के काम है। इससे उसे बहुत गुस्सा आता है कि एक तो मशरूम ओनर से भी नहीं मिली और ऊपर से गाड़ी का ये हाल हो गया। फिर गाड़ी ठीक करने वालों को फ़ोन करती है, लेकिन पता चलता है कि गाड़ी ठीक होने में 3 घंटे लगेंगे। अब क्योंकि उसी शाम को उसका शो होना था तो मतलब उसे बस से ही जाना पड़ेगा, लेकिन बस पकड़ने के लिए उसके पास सिर्फ 30 मिनट का ही टाइम बचा था कि तभी मैथ्यू अपने ट्रैक्टर में गांव के लोगों के साथ उसी रास्ते पे आ रहा था। जैसे वो निकल जाता है तो येजिन को ध्यान आता है कि उसे उससे जाना चाहिए, इसलिए उनसे लिफ्ट मांगने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ती है। पर उसे देखकर तो मैथ्यू स्पीड ही बढ़ा देता है। बेचारी भागते भागते वो जमीन पर गिर जाती है, तो मजबूरी में उसे गाड़ी रोकनी पड़ती है। मैथ्यू उसके पास जाता है, उसे हाथ देता है तो वो हाथ पकड़ लेती है, पर वो तो एक्चुअली उसके ग्लव्स थे जो उसकी पैंट के पॉकेट से लटक रहे थे। ये सोचकर कि वो उसे हाथ दे रहा है और उसे बहुत ही एम्बैरेस फील होता है। ऊपर से मैथ्यू पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसे पॉकेट के अंदर करके कहती है कि बाहर निकल रहे थे ना, इसलिए अंदर कर रही थी। इसके बाद येजिन गाड़ी में सवार हो जाती है और किसी तरह बस टर्मिनल तक पहुंच जाती है। जब येजिन और गांव की औरतें बस में चढ़ती हैं तो बस का ड्राइवर बहुत तेजी में बस आगे बढ़ा देता है, जिससे उनमें से एक जमीन पर गिर जाती है। मैथ्यू देख लेता है तो अपना ट्रैक्टर आगे लगाकर बस रोक देता है और फिर ड्राइवर को बहुत कुछ सुनाता है, उसे उसकी गलती का एहसास कराता है। इससे येजिन के मन में मैथ्यू के लिए जो गुस्सा और नफरत थी वो थोड़ी सी इज्जत में बदल जाती है। उधर एरिक का सेक्रेटरी येजिन का बैकग्राउंड चेक करता है, तो एरिक को येजिन और सॉन्ग के बीच हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है और वहाँ कंपनी में डायरेक्टर डोंग और सॉन्ग की मुलाकात होती है। तो डोंग येजिन के बारे में बात करने लगती है, कहती है कि उस इंसिडेंट को 5 साल हो गए हैं, लेकिन तुम्हारी तरह अब येजिन को भी इसमें वापस आना चाहिए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि येजिन इलेक्ट्रॉल के साथ काम करे। ये सुनकर सॉन्ग नाराज हो जाती है और बाहर चली जाती है। फिर एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि येजिन और सॉन्ग गुड मॉर्निंग क्रीम नाम के एक प्रोडक्ट को बेच रहे थे, लेकिन कुछ ही टाइम में उसमें कुछ हार्मफुल केमिकल मिले होने की बात सामने आई थी, जिससे लोगों के स्किन में रैशेस हो गए थे और इस वजह से सॉन्ग को अपना एक्टिंग करियर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ युंजी, वही येजिन की कॉम्पिटिटर, एक लग्जरी बैग स्टोर में ऐसे बैग्स ढूंढने जाती है जिन्हें वो बेच सके, क्योंकि येजिन ने उसे ताना मारा था कि ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना आसान होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि सारे अच्छे बैग्स तो येजिन पहले ही ले जा चुकी है तो वो बहुत गुस्सा होती है। ऑफिस जाती है तो देखती है कि डायरेक्टर डोंग ने पहले ही लेटल के साथ येजिन के कोलैबोरेशन का एड लगा दिया है। इससे तो उसे और भी गुस्सा आता है, लेकिन ये देखकर युंजी परेशान हो जाती है क्योंकि उसने अब तक इसके लिए हाँ नहीं की थी। इस डील के लिए येजिन अभी भी हिचकी जा रही थी। तो डायरेक्टर डोंग कहती है कि क्या तुम इसे नहीं ले सकती हो, देखो तुम्हारे कलीग तुम पर कितना भरोसा करते हैं, तो तुम उन्हें धोखा नहीं दे सकती हो। इस बीच एरिक को देखते हैं, उसे अपनी बहन से विनाइल रिकॉर्ड्स का एक पैकेज मिलता है। वो उनमें से एक रिकॉर्ड बजाता है जिससे उसकी एक पुरानी याद ताज़ा हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि एरिक बारिश में चल रहा था कि तभी अचानक येजिन उसकी छाते के नीचे आ जाती है।
वो साथ साथ चलते हैं, बातें करते हैं और फिर अगले दिन एक रेस्टोरेंट में मिलने का फैसला करते हैं कि अगर उनकी किसी में मिलना होगा तो ज़रूर मिलेंगे। पर ये जिन वहाँ आती ही नहीं और एरिक उसका वेट ही करते रह जाता है। प्रेजेंट में गांव में देखते हैं कि एक बुजुर्ग महिला मिसेस यांग होम शॉपिंग शो पर येजिन को पहचान लेती है और मैथ्यू से उस पोर्टेबल बाथ टब को खरीदने में हेल्प करने के लिए कहती है जिसे येजिन बेच रही थी। वो भी उसे पहचान जाता है लेकिन खरीदने से मना करता है कि ये सब ऐसी अपनी बातों में फंसाते हैं, इसमें वैसे बर्बाद होते हैं। पर वो फिर भी खरीदने के लिए कहती हैं। लेकिन मिसेस यांग को तो अपनी इन्फॉर्मेशन याद ही नहीं थी, इसलिए मैथ्यू वेबसाइट पर अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन डाल देता है और फिर कंपनी की लॉटरी में एक इनाम भी जीत जाता है जिसमें उसे एक और बाटा मिलता है। तो ये जिन डिलीवरी के लिए खुद गांव वापस आती है और मिसेस यांग को उनका बाटा देती है। पर खरीदने वाले का नाम ली सॉक लिखा था। कुछ प्राइवेसी रीजन की वजह से मिडिल नाम हाइड किया गया था, तो दूसरा गिफ्ट उसके नाम था। इसलिए मिसेस यांग उसे मैथ्यू के घर का पता देती है। पर वहाँ मैथ्यू को देखकर येजिन को लगता है कि मिस्टर ली शायद इसके डैड होंगे। वो काफ़ी कुछ बोलने लगती है और उसे लगने लगता है कि शायद मशरूम फार्म के ओनर उसके डैड होंगे, तो उनसे मिलने की रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो उसे वहाँ से भेज देता है। फिर येजिन वापस मिसेस यांग के घर जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो मशरूम के खेत में काम करती हैं तो उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो यहीं रुककर उस ओनर से मिलने की कोशिश करे। फिर बाद में देखते हैं कि मिसेस यांग गलती से अपने मुर्गों को बाड़े से बाहर छोड़ देती है, तो उन्हें पकड़ने में येजिन उनकी हेल्प करती है, लेकिन एक मुर्गी तो घर से बाहर ही भाग जाती है। बेचारी येजिन पूरे गांव में उसका पीछा करती है और एंड में जाकर वो सीधे मैथ्यू के घर में घुस जाती है। फिर जब येजिन उसकी बाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी कि मैथ्यू उसे एकदम से देखकर डर ही जाता है। वो उसे समझाती भी है कि वो मुर्गी को पकड़ने के लिए अंदर आ रही थी, लेकिन वो यकीन नहीं करता और पुलिस को बुला लेता है। पुलिस आती है लेकिन उन्हें वहाँ कोई मुर्गी नहीं मिलती, तो येजिन को पुलिस स्टेशन चलने को बोलते हैं। तब वो मैथ्यू को बात करने के लिए साइड ले जाती है और उसे अपनी गाड़ी का डैश कैम फुटेज दिखाती है, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसकी वजह से ही कार का साइड व्यू मिरर टूटा था। इससे मैथ्यू को हार माननी पड़ती है और येजिन भी कहती है कि उसे ठीक कराने के लिए 10 मिलियन वॉन का खर्चा आएगा, लेकिन मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, बस मुझे उस ओनर का नंबर दे दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो पैसे देने के लिए मान जाता है कि मतलब नंबर तभी भी नहीं देगा और एक कॉन्ट्रैक्ट में आता है कि अगर येजिन दोबारा कभी इसके घर नहीं आएगी तो उसी कार की रिपेयरिंग का सारा खर्चा उठाएगा। फिर शाम को मूव ऑन मैथ्यू से फिर मिलने आता है और उनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूअल की बात करता है। मैथ्यू को फिर से उन मशरूम का इस्तेमाल करने और उस दिन की बात भूल जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है। होगी कोई बात उनकी, लेकिन मैथ्यू फिर मना करता है और वहाँ येजिन को देखते हैं। वो मैथ्यू के बारे में ही सोच रही थी कि आखिर वो हो कौन सकता है, कोई सेलिब्रिटी, कोई माफिया या क्रिमिनल, लेकिन शक्ल से तो क्रिमिनल नहीं लगता, तो फिर ऐसे बिहेव क्यों करता है। तो वो उससे फिर मिलने जाती है पर फार्म पर और उसे जगह बहुत पसंद आती है। उसे कहती भी है कि ये तुम्हारी जगह नहीं है, तुम यहाँ आ सकती हो, और वहाँ घूमने लगती है। वो उसे रोकता भी है पर कोई फ़ायदा नहीं। तब वहाँ एक जगह देखकर तो वो बहुत ही सरप्राइज होती है कि उन वाइट मशरूम फ्लावर की खेती ऐसी होती है और मैथ्यू जिस तरह से मशरूम के साथ काम कर रहा था उन्हें देखकर खुश हो रहा था। इससे उसे मोटिवेशन मिलती है, इसलिए डायरेक्टर डॉन को फ़ोन करके कहती है कि मैं लेटर लॉन्च करूंगी। वहीं मूवन बार बार मैथ्यू को फ़ोन करके मैसेज करके मनाने की कोशिश कर रहा था। फिर जब वो घर जाता है तो अचानक से ऊपर से एक अंडा सीधे उसके सर पे जोर से लगता है। ऊपर देखता है तो छत पर मुर्गी बैठी हुई थी। मतलब वो मान लेता है कि येजिन सही बोल रही थी और वहाँ येजिन जब सोने की कोशिश कर रही थी तो उसे फिर नींद नहीं आती, बाहर जाती है तो वहाँ भी नींद नहीं आती। इसी बीच मैथ्यू को मूव ऑन के मैसेज पे मैसेज आ रहे थे। इससे परेशान होकर वो ऑनलाइन अपना नंबर ही बदल देता है, पर फिर भी उसे एक कॉल आता है। पहले तो वो नहीं उठाता, लेकिन जब दोबारा आता है तो उठा लेता है और वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि येजिन का था। वो रो रही थी, वो अपनी माँ से कांटेक्ट करने की कब से कोशिश कर रही थी। कहती है कि मॉम आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी, तो ऐसे में वो फ़ोन नहीं रखता, उसकी बात सुनने लग जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब येजिन छोटी थी तब मिस सॉन्ग को टीवी पर देखती थी, उनकी नकल करती थी। तब उसे उसकी मिस सॉन्ग और उसके डैड के साथ में एक फ़ोटो मिली थी, तो उसे पता चला था कि मिस सॉन्ग उसकी माँ है। उसे ऐसे अपनी माँ के लिए रोते हुए देख उसके डैड ने मिस सॉन्ग को उससे मिलने के लिए कहा था, तो वो मान भी जाती है। वो रेगुलरली मिलने लगे, लेकिन हमेशा घर के अंदर ही। येजिन भी अब खुश रहने लगी थी, धीरे धीरे उनकी फ़ोन पर बात भी होने लगी और इसी तरह येजिन बड़ी होती गई। लेकिन एक दिन मिस सॉन्ग का कार एक्सीडेंट हो गया था, तो येजिन भागते हुए हॉस्पिटल गई और तब गलती से रिपोर्टर्स के सामने उसने मिस सॉन्ग को माँ बोल दिया। ये सुनकर तो सॉन्ग ने उन सबको वहाँ से भेज दिया और ऐसे दिखाया कि वो येजिन को जानती भी नहीं है। इसके बाद से ही उसने येजिन का फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया था और अब प्रेजेंट में येजिन अपनी माँ के नंबर पर फ़ोन करती है, लेकिन फ़ोन मैथ्यू के पास लग जाता है। वो उसे बताता है कि ये रॉन्ग नंबर है, लेकिन वो फ़ोन करती रहती है और अपनी माँ से कहती है कि मैं आपको बहुत याद करती हूँ। फिर अगले दिन गाँव में जिनी नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो अपनी बहन सोमी के साथ एक ग्रोसरी स्टोर चलाती थी और ये वही बच्ची थी जिसे लेने के लिए मैथ्यू स्कूल जाता था। और वो मास्क वो इसलिए लगाती थी क्योंकि उसके फेस पर गहरे लाल रंग के निशान थे, जैसे कि किसी एलर्जी से हुआ हो। मैथ्यू ने उसके लिए एक नया हेडफोन भेजा था, जो देखकर वो बहुत खुश होती है। वहीं मैथ्यू वो मुर्गी लेकर मिसेस यांग के घर जाता है और येजिन को पैसे देता है कि अब हमारे बीच की डील खत्म हो गई है, तो अब मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और मिसेस यांग को बस स्टॉप तक छोड़ने जाता है। लेकिन ट्रैक्टर में सामान भरा था तो येजिन के लिए जगह नहीं थी। वो भी कहती है कि मैं पैदल चली जाऊंगी, लेकिन मिसेस यांग उसे मैथ्यू के साथ आगे बिठा देती है। तब रास्ते में मैथ्यू उससे गलतफहमी के लिए सॉरी बोलता है, वही मुर्गी वाले इंसिडेंट के लिए,
और उसने भी उसे पैसे वापस कर दिए थे। तभी जीनी येजिन को देखती है और उसे पहचान जाती है कि ये तो येजिन है ना। और स्टॉप पर पहुंचकर मिसेस यांग भी उस बस ड्राइवर को एक पॉलीथीन देती है जिसमें ये खाना था। दूसरी तरफ गांव में ही कांग नाम का आदमी अपने ऑनलाइन चैनल के लिए एक वीडियो शूट कर रहा था। तभी वो देखता है कि मैथ्यू अपने ट्रैक्टर का स्टीयरिंग संभालते हुए सो ही गया था। वो डर जाता है, उसे रोकता है और उसकी जगह गाड़ी चलाता है। कहता है कि वो खेत में काम संभाल लेगा और मैथ्यू से घर जाकर आराम करने को कहता है, क्योंकि येजिन की वजह से वो रात भर सो भी नहीं पाया था। लेकिन जब घर पहुंचता है तो देखता है कि मूव ऑन उससे बिना पूछे उसके घर के आसपास एक लैब बनवा रहा था, क्योंकि पहले जब मैथ्यू लैब में रहता था तो बहुत खुश था। और एरिक भी मूव ऑन के पीछे पड़ा हुआ था। उसको कॉल किया जा रहा था तो मैथ्यू से कहता है कि ये तुम खुद उसे मना कर दो। तो मैथ्यू उससे मिलने के लिए मान जाता है। अब ऐसे जाना तो ठीक नहीं था, इसलिए मूव ऑन उसे नए कपड़े दिलाता है और एक कार देता है कि इससे जाना। फिर जब वो एरिक से मिलने जाता है तो अपना नाम ली हेसियो बताता है कि वो गोजी नियो बायो का को सीईओ है। एरिक उसे अपने काम के बारे में बताता है, पर मैथ्यू साफ कह देता है कि वो तब तक किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं करते जब तक कि पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस पर उनका कंट्रोल ना हो। और वो कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे कंपनियां अपने प्रॉमिस से पीछे हट गई थी, लेकिन कुछ क्लियर नहीं था। पर फिर भी एंड में मैथ्यू साफ साफ उनके साथ काम करने के लिए मना कर देता है। तो अब एरिक ये बात येजिन को बताता है, लेकिन येजिन को बुरा लगता है कि मतलब वो इतने टाइम से उससे मिलने के लिए गांव के चक्कर काट रही है, लेकिन वो उसे नहीं मिला। तो वो डिसाइड करते हैं कि येजिन को ही ली हेसियो को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। तब एरिक फिर पूछता है कि तुम्हें याद नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तो वो कहती है कि मुझे याद है, पर पहली बार मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, मुझे बुरा लगा था, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर इसके लिए सॉरी। फिर नेक्स्ट अपनी टीम के साथ वो इसी को डिस्कस कर रहे थे। अब उन्हें मूव ऑन को तो पता था, लेकिन इस फार्म ओनर का नहीं, मतलब किसी को पता नहीं था कि वो कौन है। दूसरी तरफ गांव में मैथ्यू को देखते हैं, वो चुपचाप उसी खड़ूस बस ड्राइवर के रूम के बाहर राशन रखकर चला आता है। जब वो आता है तो सरप्राइज होता है कि ये किसने रखा, और मिसेस यांग की दी हुई थैली खोलता है तो खाने के साथ साथ उन्होंने पैसे भी रखे थे जो उसकी वाइफ और उसके अभी हुए बच्चे के लिए थे। मिसेस यांग को एहसास हो गया था कि शायद वो जरूर किसी प्रॉब्लम में होगा, तभी ऐसे चिड़चिड़े बिहेव करता रहता है। तो अगले दिन वो मिसेस यांग और दूसरों से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है और कहता है कि आगे से वो अच्छा बनने की कोशिश करेगा। इससे सारे गाँव वाले बहुत खुश होते हैं और उसे थैंक्स करते हैं। वहाँ काम पर येजिन को एक मार्केटिंग सेगमेंट के लिए कस्टमर की शिकायतें सुनने का काम मिला था। लोगों की शिकायतें सुनकर तो वो पागल हो रही थी। तब उनमें से एक मैथ्यू निकलता है जो HIT से खरीदे गए हॉट टब के बारे में शिकायत कर रहा था। तो येजिन उसका नाम देखती है और उसे कंफर्म करती है। तब वो बताता है कि उसका नाम ली हेसियोक है। तो सारी बातें उसके दिमाग में घूमने लगती है और फाइनली वो समझ आती है कि मतलब मैथ्यू ही ली हेसियोक है, उस फार्म का ओनर। पर अब वो परेशान हो गई थी कि उसने उसके साथ कैसा बिहेव किया था, लेकिन फिर भी उससे मिलने चली जाती है। कहती है कि वो बात अब देखने के लिए एक एजेंट के तौर पर आई है। वो अंदर आने से मना भी नहीं कर पाता, भले उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तब वो ये साबित कर देती है कि हॉट टब एकदम सही हालत में है, क्योंकि जब वो उस दिन यूज़ करने का इंस्ट्रक्शन दे रही थी तब वो ऑर्डर करने में बिजी थे, इसलिए सुन नहीं पाए और उसे यूज़ करना उन्हें आया ही नहीं। तो सोचा कि प्रोडक्ट ही ख़राब है। ये जिन उसे सामने यूज़ करके भी दिखाती है और मैथ्यू को पसीने भी आ रहे थे, लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि बाथ टब ठीक है। तो वो उसे उसके हाथ ऊपर करने को बोलती है, उसे गुदगुदी करती है ताकि ये साबित हो सके कि टब की वजह से उसे पसीने आ रहे हैं, लेकिन इसी वजह से वो एक दूसरे के बहुत करीबी आ जाते हैं। पर बाद में ये जिन उसे बता देती है कि मुझे तुम्हारी असली पहचान पता चल गई है, तुम ही ली हेसियोक हो ना। लेकिन वो तो उसे घर से बाहर ही निकाल देता है। तो वापस मिसेस यांग के घर जाती है और वहाँ एक और रात रुकने का फैसला करती है। जब उसे फिर से नींद में प्रॉब्लम होने लगती है तो फिर मैथ्यू को कॉल कर देती है, लेकिन आज तो वो बहुत ही गहरी नींद में था, इसलिए फ़ोन का उसे पता भी नहीं चलता। अगली सुबह मिसेस यांग उसे बताती है कि मशरूम फार्म में और लोगों की ज़रूरत है, इसलिए वो जा रही है। तो बस फिर वो भी चल देती है। वो छुपने की कोशिश करती है, लेकिन मैथ्यू उसे पहचान लेता है और जाने को बोलता है, पर वो भी एकदम ढीठ कहीं की कैसे भी काम में लग जाती है। पूरे दिन कड़ी मेहनत के बाद वो मैथ्यू से फिर बात करने की कोशिश करती है और लेटॉयल के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने को बोलती है, लेकिन वो कहता है कि लेटॉयल ने उनका भरोसा तोड़ा है और अब वो दोबारा उन पर भरोसा नहीं कर सकता। फिर से बात करते करते वो उसी घर तक पहुंच जाती है और जब वो ज़बरदस्ती उसी घर के गेट से अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी तो गिर जाती है, उसका हाथ ही टूट जाता है। तब मैथ्यू उसे क्लिनिक लेकर जाता है और डॉक्टर उसे रेस्ट करने को बोलते हैं, लेकिन उसका रात को एक शो का लाइव ब्रॉडकास्ट होना था तो वो रेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो रात में मैथ्यू उसका वो लाइव शो देखता है और उसमें वो अपने टूटे हाथ का बहुत ही नॉर्मल तरीके से यूज़ कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और ऊपर से वो वर्कआउट से रिलेटेड आइटम था जिसमें हाथ में काफ़ी जोर पड़ रहा था। इससे वो काफ़ी इंप्रेस होता है कि वो अपने काम के लिए पक्का इरादा रखती है। तो थोड़ा सोचता है और फिर डस्टबिन से उसका प्रपोजल निकाल लेता है। तभी बाहर जीनी उससे मिलने आती है और उसे उस महीने का किराया देती है कि तुमने कोई चैरिटी नहीं खोली है, किराएदार से टाइम पर किराया लिया करो। फिर ये जिनके बारे में पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता।
बाद में मूव ऑन को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि लेटवेल के साथ अपने सारे रिश्ते हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। इस बीच यूनजी येजिन को बताती है कि मिस सॉन्ग के एसेंस का ब्रॉडकास्ट लेटवेल के बाद होना तय हुआ है। इसका मतलब है कि वो ज़्यादा बिक नहीं पाएगा तो उन्हें नुकसान होगा, और येजिन से स्लॉट बदलने के लिए कहती है कि तुम इतनी मतलबी मत बनो, पर वो अपना टाइम स्लॉट बदलने से साफ मना कर देती है। फिर घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके डैड ने उसके लिए खाना बना कर रख दिया था, क्योंकि उन्हें उसकी चिंता थी कि वो ठीक से खा भी नहीं पाती है। पर येजिन का मूड वैसे ही ख़राब था तो वो सब गुस्सा उन पर निकाल देती है कि आप हमेशा अपनी मर्ज़ी क्यों चलाते हो। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि येजिन की माँ के एक्सीडेंट के बाद गुस्से में येजिन सबको बताने जा रही थी कि मिस सॉन्ग उसकी माँ है। तब उसके डैड ने उसे रोका और बताया कि तुम्हारी माँ उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी। उन्होंने कॉल किया था, लेकिन मैंने उन्हें तुमसे बात करने के लिए मना कर दिया कि तुम हर्ट होगी। तो येजिन को इस बात का बहुत बुरा लगा कि उससे बिना पूछे उन्होंने खुद फैसला क्यों किया, और तब से उन पर गुस्सा रहती थी। फिर रात में वो फिर से मैथ्यू को फ़ोन करती है और अपनी माँ से बात करती है। वो वही बोलने लगता है कि ये रॉन्ग नंबर है, पर वो इस बार अपना नाम बताती है कि मैं येजिन हूँ। मैथ्यू को लग रहा था कि वो नशे में है और फ़ोन काटने ही वाला होता है कि तभी उसे फ़ोन पर कांच टूटने की आवाज़ आती है, और इतने में फ़ोन भी कट जाता है। वो उसे कॉल करता है पर इस बार लगता नहीं, इसलिए थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर गाड़ी लेकर उसे ढूंढने निकल जाता है। जबकि वहाँ येजिन नींद के नशे में थी। वो घर से बाहर निकलकर सड़क पर चलने लग जाती है। तभी एक कार से टक्कर मारने वाली होती है कि मैथ्यू वहाँ पर टाइम पर पहुँच जाता है और उसे पीछे खींच लेता है। उस पर गुस्सा करता है कि तुम ये पागल हो गई हो क्या, यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन वो अभी भी नींद में थी और मैथ्यू की किसी भी बात पर कोई रिएक्शन नहीं देती और फिर चलने लग जाती है। तो वो देखता है कि उसके पैरों में चप्पल नहीं है। ये देखकर उसे अपना कोई पास्ट याद आता है जब उसकी हालत भी ऐसे ही कुछ थी, इसलिए वो उसके लिए चप्पलें खरीदता है। इसके बाद भी वो नशे इसी हालत में अपने अपार्टमेंट की ओर लौट जाती है। तो वो ये पक्का करने के उसके पीछे भी जाता है कि वो सेफली घर पहुंच जाए। यहाँ तक कि लिफ्ट में भी उसके साथ ऊपर जाता है। तभी वो नींद के नशे में थी। वो उसे पहचानने लगती है और उसकी एकदम क्लोज आ जाती है कि तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है, हमारे कस्टमर को ये पसंद आएगा। मतलब ऐसे में भी उसे अपने काम का ही ध्यान था। लिफ्ट खोलते ही वो उसे उसके रूम तक फॉलो करता है। सोचता है कि चलो अब घर पहुंच गई, लेकिन तभी दिखता है कि वो तो वहीं सो गई थी। फिर अगले दिन जब वो उठती है तो उसे कुछ भी याद नहीं था, जबकि बेचारे मैथ्यू ने उसे सोफे पर सुलाने के बाद उस टूटे हुए फ्लावर पॉट को साफ भी किया था। और फिर जब वो आने ही लग रहा था कि एजेंट उसे फिर मॉम समझकर कॉल कर रही थी। फिर अगले दिन वो काम करते करते ही सो गया था। सोमी उसके पास आती है और उससे कुछ पैसे मांगती है, तो वो देखती है कि मैथ्यू येजिन के बारे में इंफॉर्मेशन देख रहा था। सोमी येजिन को इंस्टा पे फॉलो करती थी। वो अभी लाइव स्ट्रीम कर रही थी, तो मैथ्यू को भी दिखाती है। वो बता रही थी कि ये मेरा फेवरेट स्पॉट है। फिर जब अपने काम पर वापस आती है तो उसे एहसास होता है कि उसका वेट बढ़ रहा है, पर ऐसे कैसे। तब उसे ध्यान आता है कि मिसेस यांग के बनाए हुए टेस्टी खाने से ऐसा हुआ है। तभी सोंगमी और कीहोंग उसे एक अच्छी खबर देते हैं कि लेटॉयल ने उस एसेंस को रखने के लिए अपना पूरा वेयरहाउस खाली कर दिया है, जिसे एचआईटी पर बेचा जाएगा। मतलब कि अब इससे येजिन को गोजिन को इस प्रोजेक्ट में शामिल करना पड़ेगा। और उसे तो मैथ्यू के दिन में ही सपने आने लग जाते हैं कि अब वो उसे कैसे मनाएगी। और वहाँ सोमी को लग रहा था कि मैथ्यू येजिन को पसंद तो नहीं करता, तो उसके बारे में देख रहा था। इसलिए मिस यांग से कहती है कि कहीं येजिन जिनी से, मतलब उसकी बहन से, मैथ्यू को छीन ना ले। तभी येजिन उन्हें कॉल करके मैथ्यू के बारे में पूछती है कि वो कहाँ होगा। तो समी फ़ोन ले लेती है और कहती है कि ये वो आज बिजी है, मिल नहीं सकता, क्योंकि वो मक्की काट रहा है। तो बस वो दादी माँ और सोमी को लेकर वहीं पहुँच जाती है और मैथ्यू से कहती है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। वो कहता है कि ज़रूरत नहीं है, पर वो वैसे ही जिद्दी है। उनके साथ चली जाती है। फिर सब लोग धूप में कड़ी मेहनत करते हैं और फिर खाने के लिए बैठते हैं। अब येजिन खाना नहीं चाह रही थी कि कहीं और मोटी ना जाए, लेकिन खुद को रोक भी नहीं पाती। तभी जिनी और आरा, एक लड़की वहीं की जिस पर कांग का क्रश था, वो भी वहाँ पहुँचती है। ठीक उसी टाइम मैथ्यू को एक बैड न्यूज़ मिलती है। मिसेस यांग का दामाद, जिसे मैगोली एक तरह की शराब होती है, उसे बनाने की भट्टी के लिए ये मक्का खरीदना था, पर अब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो वो इसे आधे दाम में खरीदने को बोल रहा था। लेकिन ऐसे कैसे वो आधे दाम में बेचे, उन्होंने इतनी मेहनत की है, मतलब कि इतना काम करना बेकार है। इसलिए मैथ्यू काम करने वालों से जाने के लिए कहता है और कहता है कि वो कोई नया खरीदार ढूंढ लेगा, पर ऐसे तो सब बर्बाद हो जाएगा। इतनी जल्दी कोई नया खरीदार कैसे मिलेगा। तो येजिन को एक आइडिया आता है कि वो मक्का बेचने के लिए अपनी स्किल का इस्तेमाल कर सकती है, यानी कि एक लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। वहीं ऑफिस में यूनजी डायरेक्टर डोंग को दिखाती है कि येजिन एक लाइव स्ट्रीम का प्रमोशन कर रही है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो येजिन को अच्छे से जानती है कि वो अपने काम के लिए कुछ भी करती है। और वहाँ लाइव स्ट्रीम शुरू होती है। येजिन सबको मक्के की क्वालिटी, टेस्ट, सबके बारे में अच्छे से बताती है और देखते ही देखते वो 3000 बॉक्स सोल्ड आउट भी हो जाते हैं। ये देखकर तो मैथ्यू भी शॉक्ड आता है। हर कोई सेलिब्रेट कर रहा था कि अचानक से येजिन बेहोश हो जाती है। जब हॉस्पिटल में उसे होश आता है तो डॉक्टर बताता है कि उसे हीट स्ट्रोक हुआ है, मतलब कि गर्मी में काम करने की वजह से लू लग गई। तो मैथ्यू कांग को येजिन के साथ छोड़ देता है और खुद मिसेस यांग के उस दामाद को उनके बिजनेस में हेल्प के लिए पैसों से भरा एक लिफाफा देता है। और फिर घर जाता है तो येजिन घर आ गई थी, तो उसे भी उसकी कमाई का हिस्सा देता है। फिर जब वो जाने लगती है तो अचानक फिर से उसे चक्कर आने लग जाते हैं, इसलिए वो वहीं बैठ जाती है, लेकिन कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, और फिर वहीं ले जाती है। उससे खड़े होने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, तो मैथ्यू से ही बैग में रखी उसकी ग्लूकोज की गोलियाँ लाने को बोलती हैं। तो वो गोलियाँ निकाल लेता है
गोलियां खाने के बाद वो फिर लेट जाती है। वो भी कहता है कि जब तुम बीमार हो इतना ज़्यादा काम क्यों करती हो, हाथ टूटा था फिर भी काम कर रही थी और फिर अब बेहोश भी हो गई हो, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं अपना मन नहीं बदलूंगा। तो वो बस उसे वही थोड़ी देर और सोने को बोलती है, लेकिन उससे तो सोफे तक जाया भी नहीं जा रहा था, हिम्मत नहीं थी ना इतनी। तो मैथ्यू उसे ज़मीन से उठाकर सोफे पर लिटा देता है। फिर सुंगमी को देखते हैं, वो भी इसी गांव में आ गई थी, लेकिन वही सेम येजिन वाली गलती कर देती है, क्योंकि सामने से कांग का ट्रैक्टर आ रहा था और रोड वन वे थी, तो इनकी भी आपस में बहस होने लगती है। अपनी अपनी गाड़ी पीछे करने को बोल रहे थे, पर एंड में सुंगमी ही पीछे हटती है, लेकिन उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। पर कांग इतना पावरफुल था कि अपने हाथों से ही गाड़ी को गड्ढे से बाहर निकाल देता है और फिर अपना ही ट्रैक्टर पीछे कर देता है। इसके बाद सुंगमी येजिन को अपने साथ वापस ले आती है। तो फ्रेश फील करने के लिए येजिन एक कॉफ़ी शॉप में जाती है, जहाँ एरिक का सेक्रेटरी उसे देख लेता है। अब ये जानने के बाद तो एरिक खुद उस कैफ़े में जाता है और ऐसा दिखाता है जैसे कि उसे वहाँ आसपास कोई काम रहा होगा। वो थोड़ी देर के लिए अपने फ़ोन में क्या बिजी हो जाता है कि इतने में येजिन वहाँ से निकल भी जाती है, तो वो उसे ढूंढने लग जाता है। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है और फिर अचानक से येजिन छाता लेकर उसके पास आती है। फिर उसे बताती है कि जिस छाते के साथ उसने एरिक को देखा था वो उसके शो पर बिकने वाला पहला प्रोडक्ट था। तो एरिक उसे डिनर पर चलने को बोलता है, लेकिन येजिन ये कहकर मना कर देती है कि वो अपने साथ काम करने वाले किसी भी इंसान के साथ डेट पर नहीं जाती, क्योंकि इससे फिर वो इमोशनली जुड़ जाती है और ऐसे में बिजनेस और वो इंसान दोनों ही खो देगी। तो वो डिसाइड करते हैं कि जब उनकी कंपनियों के बीच की डील पूरी हो जाएगी तो वो साथ में डिनर पर जाएंगे। वहाँ मैथ्यू घर पर देखता है कि येजिन की नींद की गोलियाँ उसके घर पर ही रह गई थी। शायद जब वो उसके बैग से उसकी दवाइयाँ निकाल रहा था तब वो सोफे के नीचे गिर गई थी। तो वो उसे फ़ोन करने लगता है, पर ये नंबर तो उसने अपनी माँ के नाम से सेव किया था, इसलिए मिसेज़ यांग के फ़ोन से उसे कॉल करता है और बताता है कि वो अपनी नींद की गोलियाँ वहीं भूल गई है और फिर उसे कल देने को बोलता है, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया था। लेकिन वो अभी देने को बोलती है क्योंकि उसके लिए ये बहुत ज़रूरी थी। इसलिए वो दोनों बीच रास्ते में ही कहीं मिलने का फ़ैसला करते हैं। पर उसके निकलने से पहले ही एक इमरजेंसी आ जाती है। तब कांग उसे अपने साथ फार्म ले जाता है, क्योंकि बारिश की वजह से मशरूम फार्म के अंदर मॉइस्चर आ गया था, जो उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था और मशरूम को बचाने के लिए उन्हें जल्दी कुछ करना होगा। जबकि वहाँ येजिन स्टॉप पर पहुँच जाती है जहाँ उन्होंने मिलने का फ़ैसला किया था। फिर जब वो टॉयलेट जाती है तो उसके हाथ से कार की चाबी भी गिर जाती है और कहीं खो जाती है, और तो और उसका मोबाइल फ़ोन भी कार के अंदर ही लॉक हो जाता है। उधर काम खत्म होने के बाद मैथ्यू तेज़ी से स्टॉप की तरफ भागता है। अब रात का टाइम हो रहा था, बारिश भी तेज़ हो रही थी और दुकानें भी बंद हो रही थी। इससे येजिन के बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं, जब अपनी माँ का इंतज़ार किया करती थी, पर वो कभी आई नहीं। उसे डर लग रहा था और रोना भी आ रहा था, पर खुद को हिम्मत देती है कि सब ठीक है। कि तभी मैथ्यू भी आ जाता है। उसे देखकर तो येजिन को बहुत रिलैक्स मिलता है, इसलिए उसे गले ही लगा लेती है। तो वो भी उसे गले लगा लेता है और कंसोल करता है। फिर जब वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है तो अपनी दवाइयाँ मांगती है, लेकिन मैथ्यू उसे दवाइयों का सिर्फ एक छोटा सा पैकेट देता है। कहता है कि मैं हर दिन तुम्हें सिर्फ एक पैकेट दूंगा, इसलिए हम हर रोज़ मिलेंगे। फिर यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिस दिन मैथ्यू ने उसे उसके घर छोड़ा था, तो अपनी माँ को फ़ोन पर मैथ्यू के बारे में बता रही थी कि वो थोड़ा खड़ूस ज़रूर है, लेकिन उसके साथ रहने पर मुझे सेफ़ फील होता है। तो जाते हुए वो उसकी बातें सुन लेता है। मतलब ऐसा लग रहा था कि उसके मन में येजिन के लिए फीलिंग्स धीरे धीरे आ रही हैं। मैथ्यू येजिन को उसकी मेडिसिन का सिर्फ एक पैकेट देकर कहता है कि अब हम रोज़ मिलेंगे और मैं हर दिन तुम्हें सिर्फ एक पैकेट ही दूंगा। वो सरप्राइज होती है, क्या मतलब, ये क्या बात हुई, तुम मेरे कोई डॉक्टर थोड़ी हो। तो वो भी कहता है कि लेटॉइल के सीरम का 90% हिस्सा हमसे आता है, मतलब कि गोजोन्यूक बायो का 90% फ्यूचर लेटॉइल के लॉन्च पर टिका है और ये शो इतना इंपॉर्टेंट है तो मैं ऐसे ही सब जाने नहीं दे सकता। तो होस्ट की कंडीशन को ऐसे पेंडिंग नहीं रख सकता। मतलब वो येजिन की बात कर रहा था। वो चौंक जाती है कि मतलब तुम मान गए हो क्या। तो वो भी अपनी गाड़ी से उनके साथ का पार्टनरशिप एग्रीमेंट निकाल कर उसे देता है। उसमें लिखा था कि लेटॉइल के सीरम लॉन्च के बाद ये इवेंट लाइव ब्रॉडकास्ट होगा और होस्ट का पूरा ध्यान रखा जाएगा, जो कि दोनों पार्टी की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मैथ्यू को येजिन की ज़्यादा चिंता थी कि इन सब की वजह से वो कितना परेशान है, कितनी बीमार हो गई है। कहता है कि तुम्हें रोज़ सिर्फ एक गोली लेनी होगी, तभी मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए माना हूँ। वो भी खुश रहती है कि मतलब तुम उन्हें रॉ मटेरियल देने के लिए तैयार हो, हम तुम्हारी सारी कंडीशन मानेंगे। फिर मैथ्यू भी कल मिलने का बोलकर जाने लगता है। तो वो अपनी गाड़ी की कंडीशन बता देती है कि चाबी खो गई है और फ़ोन गाड़ी में रह गया है। तो वो फ़ोन निकलवा देता है और गाड़ी ले जाने वाले भी आ जाते हैं। फिर कहती है कि मैं टैक्सी बुला लूँगी, तुम जाओ। पर देखती है कि फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए मैथ्यू से हेल्प मांगती है। पर घर तक का रास्ता बहुत लंबा था कि उसे 2 घंटे लग जाएंगे। तो कहती है कि हम बात करते जाएंगे, इसमें मैं बहुत माहिर हूँ और रास्ते का पता नहीं चलेगा। लेकिन वो बोलता है कि तुम कुछ मत बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर ऐसे कैसे, उसने आंखें बंद कर रखी थी, पर वो कुछ ना कुछ बोले जा रही थी कि मैं सो नहीं रही हूँ, बस आंखों को रेस्ट दे रही हूँ ताकि ब्रेन भी फालतू का ना सोचे। तो वो कहता है कि इससे अच्छा है कि तुम मुंह बंद करके सो जाओ। फिर पूछता है कि तुमने स्लीपिंग पिल्स लेना कब स्टार्ट किया था, शायद काफ़ी टाइम हो गया है ना। वो पूछती तुम्हें कैसे पता। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी कंडीशन भी कुछ ऐसी ही थी, वो भी स्लीपिंग पिल्स लिया करता था। उसे कहता है कि मैंने केमिस्ट्री में मेजर किया है ना, इसलिए मैं बता सकता हूँ। तब नाना करते करते वो सो भी जाती है और जब वो पहुँचते हैं तो मैथ्यू उसे उठाता है, लेकिन वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो सोई भी थी। फिर जाते हुए उससे नंबर मांगती है कि वो मिलते रहेंगे ना, इसलिए
पर वो नंबर ऐसे कैसे दे दे, इसलिए कुछ ना कुछ बोल के टालने लगता है। पर वो और तेज, हर बात का उसके पास तोड़ था, तो वो नंबर दे देता है। फिर जब वो दरवाज़ा खोलने लगती है तो वो भी नहीं खुल रहा था, इसलिए वो खोल के देता है। पर ऐसे में दोनों फिर बहुत ही क्लोज जाते हैं। इससे थोड़ा माहौल ऑकवर्ड रहता है, तो येजिन फटाफट से वहाँ से खिसक जाती है। घर जाती है तो दरवाजे के बाहर सुगमी को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो पता नहीं कब से उसका वेट कर रही थी। और वो भी गुस्सा करने लगती है कि तुम गई कहाँ थी, मैंने घर जाकर रेस्ट करने को बोला था ना, कहाँ घूम रही थी, तुम्हें कुछ होश भी है कि नहीं। तो येजिन उससे वो एग्रीमेंट दिखाकर बताने लगती है कि तुम्हें पता है मैं किससे मिली थी, लेकिन उसे कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और सोने चली जाती है। उधर मैथ्यू भी अब गाँव नहीं जाता, क्योंकि लेट हो गया था, तो इसलिए अपने ऑफिस जाता है और रिंगटोन वॉल्यूम फुल कर देता है कि शायद येजिन फोन करेगी तो वो सुन ले। लेकिन यहाँ येजिन वो गोलियां लेती है और सो जाती है। पर उसे ध्यान आता है कि जब वो मैथ्यू के साथ गाड़ी में थी तो वो क्लासिकल म्यूजिक सुन रहा था। उससे एक बारी को तो उसे नींद आने लग गई थी। फिर सोचती है कि वो म्यूजिक की वजह से हुआ था या फिर वो मैथ्यू के साथ थी। पर फिर ये सब सोचते सोचते वो सो भी जाती है। अगले दिन मोहन जब ऑफिस आता है तो मैथ्यू को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो रात भर वहीं सो रहा था। और ऊपर से जब वो एग्रीमेंट दिखाता है तो बहुत खुश होता है कि फाइनली ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए मान ही गया। वहीं येजिन भी जब उठती है तो सुमित से पूछती है कि कल मैं चुपचाप सो गई थी या कुछ हरकतें वगैरह, नींद में चलना, कुछ बोलना, कुछ कर रही थी। पर वो कहती है कि तुम तो ऐसे सोई जैसे कि कोई लाश हो। इससे वो खुद सरप्राइज होती है कि ऐसे कैसे, क्योंकि वो खुद को बहुत अच्छे से जानती थी। वहीं मैथ्यू भी फार्म जा रहा था, पर मिसेस यांग, वो दादी माँ, उसे अपने घर ले जाती है। उसे खूब खाना खिलाती है। तो वो बताता है कि येजिन भरोसे के लायक है, इसलिए वो उसे मशरूम देने के लिए मान गया है। तो दादी माँ येजिन के नाम पर उसे छेड़ने लग जाते हैं कि तभी तुम दोनों कल रात साथ में थे। ये सुन के खाना तो उसके गले में ही अटक जाता है। वो खांसने लगता है, फिर कहता है कि मैं ऑफिस में था, उसके साथ नहीं था। तो फिर कहने लगती है कि मुझे तो तुम्हारी शादी का केक खाना है। ये सुन के तो वो और ही चिढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट येजिन की कंपनी में देखते हैं कि येजिन अब लेटॉयल के सीरम लॉफ इन एसेंस को लॉन्च करने वाली थी। तो हर तरफ उसके पोस्टर्स, उसके ऐड लग गए थे। तब येरिक अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ आता है, तो ये सब देखकर बहुत खुश होता है। प्रोडक्ट कोरिया में लॉन्च होने जा रहा था, वो भी बहुत बड़े लेवल पे। फिर इसके बाद वो और येजिन की टीम मीटिंग करती है। बाकी सब अच्छा था, पर येजिन को बॉटल की कैप से दिक्कत थी कि ये सही नहीं है। ऐसे और भी कंपनीज की थी, लोगों ने ऐसे पंप हेड के बारे में शिकायत की थी। इससे लीकेज होता है और सक्शन भी वीक है। आधी बोतल खत्म होने के बाद प्रोडक्ट पंप ही नहीं कर पाता। तो अगर ये ठीक हो जाएगा तो सब बेस्ट है। लेकिन यारी कहता है कि इसका पंप हेड हमारी आइडेंटिटी है, तो इसे कैसे बदले। तो वो कहती है कि क्या मतलब, लेटॉयल के कस्टमर उसकी आइडेंटिटी नहीं है, उनकी ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ होनी चाहिए। कहती है तुमने देखा ही होगा कि पोस्टर में इस प्रोडक्ट के साथ मेरा नाम जुड़ा है, और अगर लोग इससे डिसअपॉइंट होंगे तो मतलब मुझसे भी होंगे, तो ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। और मैं कह रही हूँ कि इसका हेड चेंज करेंगे तो सेल्स बहुत बढ़ेगी, इसलिए वो भी मान जाता है। वहीं गांव में मैथ्यू कांग से पूछता है कि तुम्हें किसी अननोन नंबर से कॉल तो नहीं आया, क्योंकि मैंने येजिन को तुम्हारा नंबर दिया था, तो तुम्हें कॉल करेगी, मुझे बताना। वो खुश हो रहा था कि क्या मतलब वो मेरा नंबर मांग रही थी। वो कहता है नहीं, बस मैंने किसी काम से दिया है, तो मुझे बताते रहना उसने क्या कहा। बस 10 दिन की बात है, तब तक शो खत्म हो जाएगा। वहीं येजिन और उसकी टीम शो के काम में लगी हुई थी, अपनी पूरी जी जान से मेहनत कर रही थी, क्योंकि शो को हिट करना था। शाम को एरिक उनके लिए खाने पीने का सामान लेकर आता है, बताता है कि मैं कंटेनर कंपनी में गया था, तो अब हम शो के लॉन्च के लिए 10,000 नई बॉटल्स प्रोड्यूस करेंगे। ये सुन के वो भी खुश होती है कि मतलब मैं लेटॉयल का फर्स्ट लिमिटेड एडिशन एसेंस बेचूंगी। तो मजाक में ऐसे ही पूछता है कि तुम लेटॉयल के लिए काम करना चाहोगी। वो कहती है कि अभी इसका कोई चांस नहीं है। फिर येजिन जब ड्रेसिंग रूम में थी तो उसकी माँ आती है, कहती है कि तुम सच में ये करना चाहती हो, 5 साल पहले तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई थी और अब तुम फिर वही कर रही हो। उसे सुनाने लगती है, तो वो भी कहती है कि मैंने वो लॉन्च नहीं किया था, और फिर बाहर चली आती है। नेक्स्ट मैथ्यू को देखते हैं, वो एक लाइब्रेरी जाता है जहाँ येजिन ने उसे मिलने बुलाया था, मतलब उसने कांग को मैसेज किया था और उसने मैथ्यू को बताया। तब वो उसे एक जगह बैठा हुआ देखता है, तो वहीं दूर जाकर बैठ जाता है। फिर बुक पढ़ने लगता है तो देखता है कि वो तो चली गई थी। कि फिर अचानक से वो उसके सामने भी आ जाती है, कहती है कि तुमने मेरा नंबर ब्लॉक किया है ना, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। तो वो बहाना मारता है कि मैंने देखा नहीं। फिर उसे उसकी मेडिसिन देता है, क्योंकि वो इसलिए तो यहाँ आई थी, और वो भी उससे थैंक्स बोलकर चली आती है। लेकिन थोड़ा आगे जाकर उसकी बुक से गिर जाती है, तो मैथ्यू उसकी हेल्प करता है और उन्हें उसकी गाड़ी में रखवा देता है। कि अचानक से येजिन के पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि काम में वो इतना बिजी थी कि खाने का होश भी नहीं था। इसलिए वो दोनों खाना खाने जाते हैं। वहाँ वो बहुत जल्दी जल्दी खा रही थी। तो मैथ्यू पूछता है कि इतनी जल्दी कहाँ की है, कोई तुम्हें पकड़ने आ रहा है क्या। तो वो बताती है कि मुझे इसकी आदत है, मेरे दिन में 10 मीटिंग होती थी, तो खाने के लिए टाइम नहीं मिल पाता था, इसलिए जल्दी जल्दी खाने की आदत हो गई है। तब वो कहता है कि तुम्हें इतना काम होता है और फिर बिना स्क्रिप्ट के इतना कुछ बोलना होता है। तो वो कहती है कि इसका सीक्रेट है कि अपने काम से प्यार करो। फिर जब वो घर जाता है तो याद करता है कि कैसे वो भी पहले अपने काम से बहुत प्यार करता था, बहुत खुश रहता था। फिर अगले दिन एचआईटी होम शॉपिंग की टीम रॉ मटेरियल देखने के लिए मैथ्यू के फार्म पहुंचती है, और यहाँ वो ये शूट करेंगे कि कैसे वो नूरी मशरूम उगाया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है। लेकिन मैथ्यू ने साफ कहता है कि सब ध्यान से करना, मशरूम को छूना नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तभी एजेंट मैथ्यू को देखकर उसके पास आने लगती है कि एरिक आ जाता है, और उसका सेक्रेटरी दोनों को साथ में फ़ोटो खिंचाने के लिए कहता है कि उनकी पीआर टीम को प्रमोशन के लिए उनके साथ में फ़ोटो चाहिए होगी ना।
अब जाहिर है मैथ्यू को ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो उनके बीच में ही घुस जाता है और फिर एरिक से मिलता है और हाथ मिलाने के बहाने उसका हाथ ही दबाने लगता है। मतलब जेलसी साफ दिख रही थी। फिर जब वो फार्म में शूटिंग कर रहे थे तो येजिन और एरिक के बीच में मैथ्यू दिख रहा था और वो उन्हें ही घूर रहा था। फिर जब उसके शूट की बारी आती है तो उसे दिखाना था कि वो उन मशरूम को कितनी केयरफुली निकालता है, साफ करता है। तो उसे एरिक और येजिन की बातें सुनाई देती है। एरिक उससे पूछ रहा था कि तुम्हारा रात का क्या प्लान है। ये सुन के तो वो उस मशरूम का कचुम्बर बना देता है, जिससे कि वो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता था। मतलब कि कितना जेलस हो रहा है। तब कांग उसे कहता है कि तुम कैमरे से नर्वस हो रहे हो ना, वो बस तुम्हारे हाथ को शूट ही तो कर रहे हैं। तो वो गुस्सा हो जाता है कि मुझे कैमरे से फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं नर्वस नहीं हूँ। मतलब वो ठीक से बता भी नहीं पा रहा था कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ये देख के तो सुंगमी ब्रेक लेने को बोलती है कि थोड़ी देर बाद फिर शूट करेंगे। तब एरिक ने कॉफ़ी वगैरह का इंतजाम किया हुआ था कि उसी टाइम मून भी कॉफ़ी का ट्रक लेकर वहाँ आ जाता है कि गोजोन्यूक बायो की तरफ से यानी कि मैथ्यू की तरफ से है और उनमें उसकी फ़ोटो भी छपी थी। तो येजिन एक कॉफ़ी मैथ्यू के लिए भी लेकर जाती है। ये देखकर तो उसे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर में आरा, वही लड़की जिस पर कांग का क्रश था, वो आती है और मूवन पर गुस्सा करती है कि तुम मेरी जगह पर क्या कर रहे हो। उसका यहाँ पर कैफ़े था लेकिन मूवन की वजह से उसके कस्टमर छिन गए थे, इसलिए उस पर गुस्सा कर रही थी। फिर सब खाना खाने जाते हैं जो कि गांव के लोगों ने अरेंज किया था। तो दादी माँ येजिन को मैथ्यू के बगल में बिठा देती है, लेकिन एरिक आता है तो वो उसके बगल में बैठ जाता है। तो उन्हें देखकर सामने बैठे अंकल उनकी जोड़ियाँ बनाने लगते हैं कि ये इसके साथ अच्छी लग रही है। तो दूसरा कहता है कि नहीं नहीं, ये इसके साथ ज़्यादा अच्छी लग रही है। बस इसमें दोनों लड़ने लगते हैं। एक एरिक पर बैट लगाता है तो दूसरा मैथ्यू पर। तो दादी माँ उन्हें शांत करती है कि खाना खा लो। तब खाना खाते हुए मैथ्यू और एरिक दोनों मिर्ची वाला खाना खा लेते हैं। मैथ्यू ने तो मिर्ची ही खा ली थी, इसलिए येजिन उसे जूस देने लगती है, पर वो कंफ्यूज हो जाती है कि किसे दे। तो एरिक इतना चालाक उसके हाथ से खुद ही ले लेता है। इससे तो मैथ्यू को बहुत गुस्सा आता है और वो येजिन को घूरने लग जाता है। वहीं दूसरी टेबल पे भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। मूवन आरा को खाना देता है पर वो लेती नहीं। तो कांग कहता है कि मुझे दे दो, पर वो खुद खा लेता है। कि देखकर सुम्मी उसे देती है कि तुम ये खा लो। इसे तो कांग ब्लश करने लग जाता है और आंटियां भी उसे छेड़ने लगती हैं। तो फिर सीधे क्लिनिक जाता है कि आरा के अलावा मेरा दिल किसी के लिए नहीं धड़कता, तो जरा चेक करना ये किसी और के लिए कैसे धड़क सकता है। फिर रात में एरिक और येजिन दोनों दिन भर के काम के बारे में बात कर रहे थे। तो एरिक उसे रेस्ट करने को बोलता है, लेकिन वो कहती है कि उसे फार्म में अभी और काम करना है, कुछ और देखना है। तब वो भी साथ में चलने को बोलता है, लेकिन उसे कुछ अर्जेंट कॉल आया था तो जाना पड़ता है। और फिर येजिन फार्म में जाती है तो मैथ्यू वहाँ काम कर रहा था। उससे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ, पर वो उसे उसकी मेडिसिन देता है। तो वो उसे थैंक्स करती है कि तुमने हमें यहाँ शूटिंग करने दी, तुम्हें अनकंफर्टेबल हुआ होगा ना। वो हाँ बोलता है तो कहती है कि फिर मना कर सकते थे ना। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से हाँ किया, क्योंकि तुम ना नहीं सुनती, हार नहीं मानती, लगी रहती हो। ये सुन के तो वो थोड़ा चुप जाती है। फिर कहती है कि कल से मैं सोने बिजी हो जाऊंगी, यहाँ नहीं आ पाऊंगी, तो मेरी मेडिसिन कहाँ दोगे। वो कहता है कि तुम्हारे घर के बाहर आ जाऊंगा। ये सुन के तो वो बहुत सरप्राइज होती है और फिर टाइम बताकर चली आती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि गोजोन्यूक बायो से रॉ मटेरियल सप्लाई होने के बाद लेटोल का एसेंस भी बनकर तैयार हो गया था और उसने ड्रग टेस्ट भी पास कर लिया था। इसलिए किहुन कुछ सैंपल लेकर येजिन के पास आता है, पर वो थोड़ा परेशान थी और सबको चेक कर रही थी क्योंकि पास से उसे धोखा जो मिला था। तो वो कहता है कि टेंशन मत लो, ये पहले ही चेक हो गए हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ मैथ्यू एक सैंपल टेस्ट के लिए रख देता है। फिर इसके बाद वो और येजिन रोज उस मेडिसिन के लिए मिलते रहते हैं, पर उनके बीच कोई खास बात नहीं हो पाती क्योंकि या तो येजिन बिजी रहती थी या चली जाती थी। देखते ही देखते कल शो के ब्रॉडकास्ट का दिन भी आ गया था। तो रात में मैथ्यू उससे फिर मेडिसिन देने के लिए आता है, लेकिन वो अब तक आई नहीं थी। तो उसे ध्यान आता है कि रोज उसके पास कॉफ़ी रहती थी, इसलिए पास के एक स्टोर में जाता है। तो येजिन वहीं थी और वो एनर्जी ड्रिंक, ब्लैक कॉफ़ी वगैरह ले रही थी। तो उसे देखकर कहता है कि तुम क्या कभी नहीं सोने की प्लानिंग कर रही हो। तो उसे देखकर वो चौंक जाती है और बताती है कि मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि आज मैं मेडिसिन नहीं लेने वाली। ये सुनकर तो वो उसे उसके घर के पास ही एक जगह लेकर जाता है जहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। वो सरप्राइज होती है कि मेरे घर के पास है और मुझे इस जगह का पता नहीं था। तो दोनों वहाँ बैठते हैं और बातें करते हैं। तब येजिन उसे बताती है कि कल मेरा शो है और मुझे बहुत कुछ चेक करना है, इसलिए मैं रात में नहीं सो सकती। तब वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब तक तुमने सब अच्छा किया है और आगे भी करोगी, खुद पर भरोसा रखो। ये सुन के तो वो बहुत खुश होती है। फिर घर जाकर भी यही सोच कर वो बहुत खुश हो रही थी और मैथ्यू भी अब उसका नंबर सेव कर लेता है। फिर अगले दिन एरिक एक ज्वेलरी शॉप में येजिन के लिए गिफ्ट खरीदने जाता है और वहीं मैथ्यू लैब जाता है। तो सैंपल का रिजल्ट आ गया था, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ थी। उसमें उसे कुछ बैक्टीरिया और वायरस मिले थे जो कि स्किन के लिए ठीक नहीं थे। इसलिए वो येजिन को फ़ोन करता है, पर वो तो शो में क्या पहनेगी उसकी तैयारी कर रही थी, इसलिए फ़ोन ही नहीं देखती। शो शुरू होने में बस 1 घंटा बाकी था और प्रोडक्ट की सेलिंग पूरी कंट्री में होनी थी। तो एक बार बिक जाने के बाद कंपनी के लिए उन्हें वापस मंगाना मुश्किल हो सकता था। और तो और उसे इस बात की ज़्यादा चिंता थी कि इससे वही केसेस क्रिएट हो सकते हैं जैसे कि सोमी के साथ हुआ था, यानी कि उसे भी ऐसे ही किसी प्रोडक्ट से एलर्जी हुई थी। और हो सकता है कि 5 साल पहले उसे उस क्रीम से हुई हो जिसे येजिन और उसकी माँ ने लॉन्च किया था। तो मैथ्यू सीधा शो के लाइव को रोकने के लिए कंपनी जाता है और येजिन को सब बता देता है कि उन्हें ये शो रोकना होगा। इससे तो उसका पास्ट उसके सामने आ जाता है क्योंकि एक ब्यूटी प्रोडक्ट की वजह से ही उसे इतनी परेशानी हुई थी और अब फिर वही हो रहा है। पर यह उसके लिए इतना बड़ा मौका था, इसलिए वो स्टूडियो जाने लगती है। तो मैथ्यू उसे रोकता है कि ये सही नहीं है, तुम एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकती।
लेकिन वो कहती है कि मैंने अपने व्यूअर्स से प्रॉमिस किया है कि मैं ये शो करूँगी, और उसका हाथ छुड़ाकर चली आती है। मैथ्यू उसे रोकने के लिए वहाँ जाता भी है, पर गार्ड उसे पकड़ लेते हैं, जबकि अंदर शो शुरू हो गया था। पर येजिन सबसे माफ़ी मांगती है और ये कहकर सबको चौंका देती है कि आज वो इस एसेंस को लॉन्च नहीं कर सकती। वहीं बाहर मैथ्यू को भी पता चलता है कि येजिन ने प्रोडक्ट लॉन्च करने से मना कर दिया है, पर वो सबको सीरम के बारे में बता रही थी कि रॉ मटेरियल में क्या यूज़ होता है, कैसे बनता है, क्योंकि शो में कुछ तो बताना ही था। वहीं एरिक को भी गड़बड़ी का पता चल गया था और वो भी शो ही देख रहा था, और येजिन बहुत ही आराम से सब हैंडल कर रही थी, जिससे कोई टेंशन ही ना हो। बल्कि कंपनी के बाकी लोग सब परेशान हो गए थे। जैसे ही शो खत्म होता है तो सब सीनियर्स हेड उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये सब क्या था। डायरेक्टर डोंग भी गुस्से में इसके पास आते हैं कि तुम्हें इस प्राइम स्लॉट के एक एक मिनट की कीमत का पता नहीं है क्या, हमारे लिए ये टाइम कितना कीमती है। वो भी कहती है कि जिस चीज़ की श्योरिटी मुझे नहीं है उससे अपने कस्टमर को मैं नहीं बेच सकती। तो वो कह देती है कि तुम्हें अपने काम का नहीं पता है, तो यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी सीधा बाहर चली जाती है। बाहर मैथ्यू था, वो उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। तब एरिक भी वहीं आ गया था और वो इन दोनों को साथ में देख लेता है, इसलिए चला जाता है। वहीं मैथ्यू येजिन को थैंक्स करता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मतलब इतने लोगों के बीच में बस एक वही अकेला था जिसे येजिन के काम की परवाह सच में है, उसने उसको साथ दिया, इसलिए वो थोड़ा इमोशनल आती है। फिर वो उसे थोड़ा अच्छा फील कराने के लिए बाहर ले जाता है। तो येजिन मैथ्यू से पूछती है कि तुम सीधे हमारी कंपनी में क्यों आए, तुम्हें तो पता भी नहीं था कि मैं क्या कहूँगी। तो मैथ्यू कहता है कि मुझे पता था कि तुम सही करोगी, और आज जो तुमने किया है वो एकदम सही था। और ये जगह देखकर फिर पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, जब भी मैं लो फील करती हूँ तो यहाँ आ जाती हूँ, और इसके बारे में मैंने एक बार लाइव में बताया था, तुम्हें वहाँ से पता चला ना। लेकिन वो मना करता है, तो हंसने लगती है कि मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, और आज के लिए तुम्हारा थैंक्स, अगर कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। ये सुनकर तो मन ही मन खुश हो रहा था। वहीं एरिक फैक्ट्री में जाता है और वहाँ मिस्टर सीओ से उन रिजल्ट के बारे में पूछता है, पर वो इसे बहुत ही नॉर्मली लेता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे बैक्टीरिया तो हवा में तैरते रहते हैं और हमारे प्रोडक्ट ने सारे टेस्ट पास कर लिए हैं, तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन एरिक फिर भी प्रोडक्शन रोकने के लिए कहकर चला आता है। घर पहुंचता है तो उसकी बहन मिचेल का कॉल आता है। वो प्रोडक्ट लॉन्च ना होने पर गुस्सा थी और येजिन के लिए कह रही थी कि तुम्हें पता नहीं था कि वो क्या करने वाली है, सब उसकी वजह से हुआ है, क्या उसने तुम्हारी परमिशन के बिना ये सब किया था। पर एरिक साफ कहता है कि उसके ऊपर उंगली मत उठाना, उसे कुछ भी मत बोलना। वहीं येजिन शो के ऊपर लोगों के नेगेटिव कमेंट्स देख रही थी कि इसने क्या कर दिया, और हमेशा क्यों कॉस्मेटिक को लेकर ही इसके साथ कुछ गड़बड़ होती है। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग होती है जहाँ एरिक भी आया हुआ था। वहाँ भी सब येजिन को ही ब्लेम कर रहे थे। तो डोंग कहती है कि मैं उसे जानती हूँ, वो बाकियों से अलग है, इसलिए हम फिर से एसेंस का टेस्ट करेंगे, प्रोडक्ट को डबल चेक करेंगे, फिर ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो एरिक भी इसके लिए मान जाता है। दूसरी तरफ मूव ऑन मैथ्यू को लिटॉयल की ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखाता है, जिसमें कहा गया था कि उनकी कोई गलती नहीं है, उनके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट नहीं है, और वो भी सारा ब्लेम येजिन पर डाल रहे थे। मतलब अब इसकी जिम्मेदारी येजिन को उठानी पड़ेगी, और इनके लिए सब लोग येजिन को भी क्रिटिसाइज कर रहे थे। यहाँ तक कि उसके कोवर्कर्स भी उसके खिलाफ थे कि येजिन 10-10 सैंपल चेक करती थी और बस हमेशा कमी निकालती रहती थी। येजिन के डैड ये सब देख रहे थे तो उसे कॉल करते हैं, लेकिन वो उठाती नहीं। उधर मैथ्यू भी परेशान हो रहा था। फिर रात में ही कांग के पास जाता है, उसका फ़ोन मांग लेता है क्योंकि उसे येजिन से बात करनी थी। फिर उसे कॉल करता है तो वो उठा लेती है। कहता है कि सोने से पहले याद से सॉक्स पहन लेना। वो कहती है कि क्या तुमने ये कहने के लिए मुझे फ़ोन किया था। तो वो पता नहीं क्या क्या बोलना चाहता है। वो भी कहती है कि आजकल तुम मेरी कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहे हो, मुझे पता है ऐसा क्यों हो रहा है, तुम नशे में रहते हो ना। वो तो कुछ और ही सोचने लग गया था कि कहीं से पता तो नहीं चल गया है। और वो भी कहती है कि तुम भी परेशान होंगे ना, मैंने तुम्हें और परेशान कर दिया, इतना कुछ हो गया है तो तुम अब सो जाओ, आराम करो। फिर अगले दिन मैथ्यू एरिक से मिलता है और उनके स्टेटमेंट के बारे में पूछता है। वो कहता है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जल्दी पता चल जाएगा कि हमारी गलती है या नहीं, और ये जिन अगले शो के लिए हमारी पार्टनर रहेगी। तो वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी पार्टनर रहेगी। फिर नेक्स्ट कंपनी में मीटिंग होती है जिसमें येजिन भी थी। वो कहती है कि मैं अपने कस्टमर की वैल्यू समझती हूँ, इसलिए मैंने वो डिसीजन लिया, अगर मुझे फिर मौका मिले तब भी मैं वही डिसीजन लूँगी, इसलिए मैं उन सबकी जिम्मेदारी लेती हूँ। तो ये कहता है कि तुम कौन सी जिम्मेदारी की बात कर रही हो, माइक्रोब्स हवा में होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कहती है कि तुम अब हमारे कस्टमर का भरोसा कैसे जीतोगी। सब उसे सुनाए जा रहे थे। तो फिर डोंग भी कह देती है कि तुमने अपने अधिकारों का फ़ायदा उठाया है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो भी एक्सेप्ट करती है, लेकिन ये कहती है कि आप लोगों को बाद में एहसास हुआ कि मैं सही थी। फिर जब अपना सामान पैक करके जाने लगती है तो सुंगमी और कीहुन उसे रोकने लगते हैं। तब वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ, बहुत जल्दी वापस आऊँगी। तब सॉन्ग भी उसे जाते हुए देख लेती है। फिर शाम को जब वो घर पहुँचती है तो सॉन्ग उससे मिलने आ जाती है उसकी माँ। उसे देखकर ये जिनको वैसे ही गुस्सा आ रहा था, कहती है कि आप तो बहुत खुश होंगी ना। तो वो कहती है कि मैंने कहा था कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को लॉन्च मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो आगे से कॉस्मेटिक सेल्स मत करना, और अब तुम अपनी जिम्मेदारी छोड़कर चली आई हो। तो ये सुनकर वो कहते हैं कि छोड़ने की बात आप मत करो, छोड़ा तो आपने मुझे था जब मुझे आपकी ज़रूरत थी। ये सुनकर तो वो चुपचाप ही चली जाती है, और उनके जाने के बाद येजिन भी रोने लगती है क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था। वहीं मैथ्यू लैब में फिर सैंपल चेक करता है और इस बार भी रिजल्ट सेम आया था।
मोहन आता है तो देखता है कि इन सब में उसने अपनी तबीयत खराब कर ली है, इसलिए उसे रेस्टोरेंट लेकर जाता है कि कुछ खा लो। कहता है कि तुम रिजल्ट को लेकर इतने पागल क्यों हो रहे हो। तो मैथ्यू कहता है कि मैं बस ये जिनकी हेल्प करना चाहता हूँ। तब वो कहता है कि क्या तुम अपने पास्ट को लेकर ये सब कर रहे हो, पर तुम कब तक खुद को ब्लेम करते रहोगे, वो सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ था, मिस्टर चॉय की गलती थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो वो इस बारे में बात करने से ही मना कर देता है। फिर रात में ये जिन युंजी का शो देख रही थी, तो वो देखते देखते वो बाहर ही आ जाती है क्योंकि शायद वो आधी नींद में थी, और फिर अपनी माँ के पास कॉल करती है। वहीं मैथ्यू भी घर जा रहा था तो फ़ोन दिखता है। फ़ोन पर उसे गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो समझ आता है कि ये जिन रोड पर है। पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। वो कहती है कि मैं अपना शो करने जा रही हूँ, लेकिन इतने में फ़ोन भी कट जाता है। तो मैथ्यू उसे ढूंढने लग जाता है। वहीं ये जिन अपनी कंपनी के बाहर आ गई थी कि उसे ढूंढते हुए मैथ्यू वहाँ पहुँच भी जाता है। पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन फिर वो उसे अपना सीक्रेट बताती है कि इसे किसी को मत बताना, और फिर मिस सॉन्ग की तरफ इशारे करके बताती है कि मेरी माँ है। फिर अंदर जान लगती है कि मुझे अपने शो की तैयारी करनी है। तभी कुछ एम्प्लॉयज़ को बाहर आते हुए देखकर मैथ्यू उसे गले लगाकर छुपा लेता है कि कोई उसे पहचान न ले। फिर उसके पैर देखता है तो उनमें चोट लगी हुई थी, इसलिए अपने शूज़ निकाल कर उसे पहना देता है। अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो अपने पैर देखती है, उनमें बैंडेज लगी हुई थी। बाहर जाती है तो बाहर मैथ्यू बैठा हुआ था, उसे बात करने के लिए कहता है, लेकिन वो तो रेस्ट करने का बोलकर वापस जाने लगती है। लेकिन वो कहता है कि हमें अभी बात करनी होगी, क्या तुमने अपनी मेडिसिन टाइम पर ली थी। लेकिन वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तब वो उसे रोक लेता है। इस पर वो गुस्सा करती है कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम ऐसे टाइम पर मेरे आसपास क्यों हो, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। वहीं मिचेल अपने भाई के पास कॉल करके कहती है कि एचआईटी फिर से एसेंस की क्वालिटी चेक करना चाहते हैं, उन्हें तो हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो ये सब क्या है। और जब उसे पता चलता है कि एरिक ने उन्हें फिर से शो करने का प्रॉमिस किया है, तो गुस्सा करती है कि उन्होंने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन एरिक कहता है कि मुझे पता है कि तुमने हमेशा अपने हिसाब से मेरे साथ खेला है, मेरा यूज़ किया है, और मैंने होने दिया, पर इस बार तुम ऐसा नहीं कर सकती। वहाँ मैथ्यू बहुत शांति से येजिन से बात करता है और फिर उसे मना कर अपने साथ गाँव ले आता है, और दोनों दादी माँ के घर जाते हैं। उन्होंने उनके लिए खाना बनाया था, लेकिन वो खाने में कुछ लाना भूल गई थी। तो येजिन उसे लेने के लिए अंदर जाती है कि अचानक से उन्हें गिरने की आवाज़ आती है। अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि येजिन बेहोश हो गई थी। वो उसे क्लिनिक ले जाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि एक तो इसकी बॉडी पूरी तरह से थक गई है, और इसे इंसोम्निया भी है, तो इसे बस ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट चाहिए। बाद में जब उसे होश आता है तो सब गांव वाले वहाँ आ गए थे और उसे देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि थैंक गॉड इसे होश आ गया। वो भी सबको देखकर बहुत खुश होती है, और मैथ्यू उसे देखकर खुश हो रहा था। सब लोग ये नोटिस कर लेते हैं, इसलिए बाद में कुछ प्लानिंग करते हैं। फिर येजिन के सोने के बारे में बात आती है तो दादी माँ मना कर देती है कि मेरे घर तो मेरी छोटी बेटी आ रही है, इसलिए मैं वहाँ नहीं रख सकती। बाकी सब भी ऐसे कुछ ना कुछ बहाना मार कर उसे मना कर देते हैं, पर एक आदमी बोलने लगता है कि मेरे पास एक जगह है। तो दादी माँ उसका पैर दबाकर उसे चुप करा देती है, और फिर एंड में उसके पास बस एक जगह बचती है, वो था मैथ्यू का घर। मतलब सब इसी की प्लानिंग कर रहे थे। तो बस फिर वो मैथ्यू के साथ उसके घर जाती है, लेकिन वो कहता है कि मेरे हिसाब से तुम्हें यहाँ रहना होगा। अंदर जाकर वो रूम देखने लगती है तो मैथ्यू उसे एक रेस्ट एरिया दिखाता है कि ये बेड एकदम सही है, तुम इसमें अच्छे से सो सकती हो, यहाँ आ जाओ। इससे उसे बहुत ही अजीब लगता है। ऊपर से वो उछल उछल कर दिखा रहा था कि देखो ये कितना सॉफ्ट है, तो उसे अजीब लगना ही था, इसलिए वो दूसरे रूम में भाग जाती है कि मैं जमीन पर ही सो जाऊंगी। फिर खाना खाते टाइम टीवी के लिए पूछती है, लेकिन टीवी था ही नहीं, क्योंकि उसे शोर करने वाली चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर पूछती है कि फ़ोन में मूवी देखते होंगे ना, तो वो उसके लिए भी मना कर देता है। इसके बाद दोनों थोड़ा वॉक के लिए जाते हैं तो ये जिनको यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा था कि ऐसा लग रहा है कि अब मैं अच्छे से सांस ले पा रही हूँ। फिर कल रात के बारे में पूछती कि कल मैं नींद में चल रही थी, तो बस इतना बताता है कि तुम अपनी कंपनी के बाहर थी और मैं वहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें देख लिया। फिर वो बताती है कि जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी सोचा था कि अब मैं अच्छे से रेस्ट करूंगी, पर ऐसा हो नहीं पाया और सोने में भी दिक्कत होती है। तब वो भी बताता है कि पहले मुझे भी नींद की प्रॉब्लम थी, लेकिन थोड़ा टाइम लगा, पर अब मैं बिना पिल्स के सो पाता हूँ। वो पूछती है कि ऐसे कैसे, मुझे बताओ। तो मैथ्यू कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने की कोशिश नहीं करनी है, बस यहाँ रहकर अपनी लाइफ को जीना है। वहाँ एरिक का सेक्रेटरी उसे एक नोटिस देता है कि चेयरमैन ने उसे वापस बुलाया है। फिर अगले दिन जब ये जिन नहा के आती है तो देखती है कि मैथ्यू ने उसके लिए दिन भर का शेड्यूल बनाया था कि वो कब क्या करेगी, क्या खाएगी। वो कहती है कि मैं कोई 5 साल की बच्ची नहीं हूँ जो ये सब करूँगी, और उसने पहले ही कहा था कि यहाँ उसके हिसाब से ही रहना होगा। इसके बाद दोनों रनिंग के लिए जाते हैं, पर ये जिन तो बहुत ही थक गई थी, लेकिन वो तो उसे और भगा देता है, और वो उसके लिए एक नया पिलो भी लेकर आता है कि स्पेशल है, सोने में हेल्प करेगा। और तो और उसके खाने पीने में बहुत ध्यान दे रहा था। एक बार तो वो चोरी चुप के कॉफ़ी पीने वाली होती है, पर वो उसे पकड़ लेता है। फिर आधी रात में जब वो सो रही थी तो उसे प्यास लगने लगती है, इसलिए बाहर जाती है तो देखती है कि मैथ्यू तो बहुत ही अजीब तरीके से चल रहा था, जैसे कि वो नींद में हो, सामान यहाँ से वहाँ कर रहा था, और उसका पैर टेबल पर भी लग जाता है तो चाकू लेकर उस पर कुछ करने लग जाता है। ये जिन सब देख रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कर क्या रहा है। और तो और वो खंबे पर झूल भी रहा था, अपना सिर पटक रहा था। ये जिनको तो कुछ भी समझ नहीं आता कि ये कितना अजीब है, और फिर सोने चली जाती है।
फिर अगले दिन दोनों फिर से रनिंग के लिए जाते हैं। रात को जब वो सो नहीं पा रही थी तो बाहर जाती है, देखती है कि मैथ्यू भी सोया नहीं था, बुक पढ़ रहा था, तो उसके पास आकर बैठ जाती है कि मैं भी बुक पढ़ूंगी। और फिर पढ़ते पढ़ते वो वहीं सो जाती है। जब अगले दिन उसकी नींद खुलती है तो वो मैथ्यू के कंधे पर ही सो गई थी। उसे बहुत ही अजीब लगता है कि मैं रात भर ऐसे ही सोई रही थी, इसलिए जल्दी से अपने रूम में भाग जाती है। और मैथ्यू भी सोया नहीं था। वो याद करता है कि कल रात जब उसके कंधे पर सो गई थी तो वो बस वहाँ से हिला तक नहीं, वैसा ही बैठा रहा, इसलिए उसका हाथ भी अधमरा हो गया था। फिर नाश्ते के टाइम मैथ्यू ईजिन को बताता है कि मुझे लैब में काम है तो मैं देर से आऊँगा, इसलिए खाना खा लेना। पर उसके जाने के बाद वो बहुत बोर हो रही थी, इसलिए टाइम पास करने के लिए साफ सफाई करने लगती है। लेकिन ये देखकर सरप्राइज होती है कि धूल बिल्कुल भी नहीं थी, सब कुछ एकदम साफ चकाचक था। फिर उसके ड्रॉर देखती है तो सब सामान उसने अच्छे से सेट किया हुआ था। तब उसमें उसे वो सॉक्स भी दिखते हैं जो मैथ्यू ने उसे हॉस्पिटल में पहनाए थे, वो भी उसने बहुत अच्छे से रखे थे। और फिर धीरे धीरे वो पूरे घर को नोटिस करती है, कोने वाली चीज़ों को, जैसे कि टेबल वगैरह को साइड से उसने कवर किया हुआ था जिससे किसी को चोट न लगे। और फिर उसे सब समझ आता है कि वो खंबे पे भी क्यों झूल रहा था, उसने उसे भी कवर किया हुआ था। सारी टूटने फूटने वाली, चोट लगने वाली चीज़ें उसने हटा दी थी। मतलब ये सब उसने उसके लिए किया कि कहीं नींद में उसे आने जाने में दिक्कत ना हो, उसे चोट ना लग जाए। यहाँ तक कि अगर वो घर से बाहर भी चली जाए तो पता चल जाए, क्योंकि वहाँ उसने एक बैल लगा रखी थी। फिर रात में जब वो घर आता है तो ये जिन सोफे पर सो गई थी। तब लाइट वगैरह ऑफ करके वो उसके सिर के नीचे एक पिलो लगा लेता है ताकि वो अच्छे से सो जाए। लेकिन वो तो उठ जाती है, कहती है कि तुम इतने लेट क्यों आए। तब वो कहता है कि मैंने कहा था ना कि मुझे टाइम लग जाएगा, पर क्या तुमने अपनी मेडिसिन ली। लेकिन वो तो एकदम से उसे किस कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, और फिर उसके कंधे पर ही सो जाती है। थोड़ी देर के लिए तो उसका माइंड ब्लैंक हो जाता है कि ये क्या हुआ। और ये जिन भी कहती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी, और फिर उसके कंधे पर ही सो जाती है। तो वो उसे उसके रूम तक ले जाता है, लेकिन बाहर निकलते टाइम गलती से दरवाजे से टकरा कर बेचारा गिर ही जाता है, क्योंकि उसका ध्यान तो ये जिन पर था। लेकिन शुक्र है कि ये जिन की नींद नहीं खुलती, पर इस किस की वजह से वो भी नहीं सो पाता। अगले दिन ये जिन को तो कुछ याद नहीं था, इसलिए वो तो एकदम नॉर्मल थी। मैथ्यू को देखकर पूछती कि तुम थके लग रहे हो, मैं अकेले रनिंग के लिए चली जाती हूँ। पर वो कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, और कल तुम सोफे पर अजीब तरीके से सो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें रूम तक ले गया था। फिर जब दोनों रनिंग कर रहे थे तब ये जिन ज़्यादा थक रही थी, तो मैथ्यू का हाथ पकड़कर उसे रोकने के लिए कह रही थी, लेकिन उसे अजीब लग रहा था, इसलिए उसका हाथ छुड़ाकर भागे जा रहा था। यहाँ तक कि इस चक्कर में वो अपने डॉगी को छोड़कर अकेले ही भागने लगता है। फिर जब वो थोड़ा रुकते हैं तो ये जिन उस डॉगी के लिए कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इससे तो मैथ्यू को फिर कल का याद आने जाता है, और वो बहुत सी चीज़ें वैसे ही बोलती है बार बार। तो मैथ्यू नर्वस होने लगता है, क्योंकि उसे किसका ही ध्यान आ रहा था, इसलिए वहाँ से निकल जाता है। फिर घर पहुंचकर वो फ्रिज से खाने का सामान निकाल कर देख रहा था कि क्या बनाऊं, कि ये जिन पूछती है कि तुम क्या बना रहे हो। उसे इतना क्लोज देखकर तो वो डर ही जाता है, और उसके हाथ से बीन स्प्राउट का बैग गिर जाता है। तो दोनों ही उसे ठान लगते हैं कि इतने में जीनी आती है। उन दोनों को देखकर पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा था, और वो अपनी बहन सोमी को ढूंढते हुए आए थे। वो बताता है कि हम तो नाश्ता बना रहे थे। तो ये जिन को देखकर वो भी कहती है कि मैं भी खा कर ही जाऊंगी। फिर नाश्ता करते टाइम मैथ्यू और जिनी बस बातें किए जा रहे थे। उन्हें देख के लग रहा था कि वो दोनों काफ़ी क्लोज हैं। इससे तो ये जिन अंदर ही अंदर थोड़ा जेलस हो रही थी, इसलिए जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। मैथ्यू से टोकता भी है, पर वो उसकी नहीं सुनती। दूसरी तरफ एरिक को देखते हैं, 2 घंटे में उसकी फ्रांस की फ़्लाइट थी, पर वो जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे अभी HIT के मामले को देखना था। उसका असिस्टेंट उसे समझाता भी है कि इस बार तुम्हारी बहन मिचेल इसे ऐसे नहीं जाने देगी, और इससे तुम्हारी पोजीशन के लिए खतरा हो सकता है। पर ये सब जानते हुए भी वो ये करना चाहता था, और फिर HIT जाकर डायरेक्टर डोंग से मिलता है। लेकिन इस बार वो अपनी आई क्रीम का प्रपोजल लेकर आता है कि वो इसे देखे, और इसे लेकर एक शर्त रखता है कि इसे येजिन ही होस्ट करेगी, क्योंकि वो येजिन को वापस काम पर लाना चाहता था। वहीं गांव में देखते हैं कि कम्युनिटी फेस्टिवल होने वाला था, लेकिन मैथ्यू उसमें पार्ट नहीं ले रहा था। भले ही वो सब में उसकी हेल्प कर रहा था, फिर भी नहीं। तो कांग वही कहता है कि मतलब तुम हमारी हेल्प भी कर रहे हो, पर खेलोगे नहीं तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, और इस गेम में गाँव के ही लोगों की 2 टीम बनेगी। तो कांग को लग रहा था कि अगर मैथ्यू उनकी टीम से खेलेगा तो वो जीत सकते हैं, इसलिए उसे डराने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ से नीचे गिर जाऊँगा। पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और ऊपर ये जिन और जिनी रस्सियाँ बांध रहे थे। तो जिनी उससे पूछती है कि तुम कब तक मैथ्यू के घर पर रहोगी, क्योंकि मैथ्यू के लिए तुम एक जिम्मेदारी बन गई हो। उसके आसपास अपने इतना काम होता है, तो तुम ज़्यादा टाइम तक उसके भरोसे मत रहना। थोड़ी देर बाद वहाँ मोहन भी पहुँच जाता है, और वो गेम से जुड़ने के लिए आया था, साथ में एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी सारा सामान भी लेकर आया था। तब ये जिन को देखकर तो चौंक जाता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। मैथ्यू से पूछता है, लेकिन वो बाद में बताने के लिए कहता है। फिर मोहन कांग से आसपास किसी कॉफ़ी शॉप के बारे में पूछता है, पर वो जाम से मना कर देता है कि कोई भी नहीं है। लेकिन उसे याद था, क्योंकि लास्ट टाइम आरा ने उसे अपने कैफ़े के बारे में बताया था, इसलिए वो वहीं जाता है। वो अंदर कॉफ़ी बना रही थी, तो मोहन तो उसे देखकर देखने ही लग जाता है, लेकिन उसे ऐसे देखकर तो कांग को बहुत गुस्सा आता है, और वो आरा को बाहर बुलाता है। तब मोहन गाँव के लोगों के लिए उसे कॉफ़ी देने को बोलता है, और उसके लिए एक कैपेचिनो। लेकिन वो कैपेचिनो सेल नहीं करती थी, पर मोहन को तो खुशबू आ रही थी। तो देखता है कि वो साइड में रखी हुई थी, क्योंकि आरा बस बनाने का ट्राई कर रही थी। लेकिन मोहन कहता है कि ये तो एकदम परफेक्ट है, और उसे बनाने का सही तरीका भी बताता है। अब पहले तो आरा मना कर रही थी कि मैं नहीं बना रही, पर उसे थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है और उसे देने के लिए मान जाती है। इसके बाद वो मैथ्यू के पास जाता है, तो वो बता देता है कि ये जिन उसके साथ घर पर ही रहती है। इससे वो भी कहीं ना कहीं समझ आता है कि मतलब तुम उसे पसंद करते हो ना।
फिर मैथ्यू घर जाता है तो येजिन ने उसके लिए खाना बनाया था, लेकिन एकदम बेकार, पर वो फिर भी खा लेता है। तो उसका फेस देखकर वो समझ आती है कि ये बेकार ही होगा। उसे फेंकने के लिए जाने लगती है, तब उसे रोकने के चक्कर में मैथ्यू का पैर टेबल पर लग जाता है। ये देखकर वो कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम ऐसे कैसे चलते रहते हो, कल रात भी दरवाजे पर टकरा गए थे। तो ये सुनकर तो वो उसे देखने लग जाता है और वो खुद चौंक जाती है कि उसने ये क्या बोल दिया, क्योंकि असल में कल रात तो सोई नहीं थी, वो मैथ्यू का वेट कर रही थी। लेकिन जैसे इसके आने की आवाज़ सुनी तो सोने का नाटक करने लग गई। फिर जब वो उसके सिर के नीचे पिलो लगा रहा था तो वो बहुत ही नर्वस हो गई थी। उसे पता नहीं क्या हुआ और उसने एकदम से किस कर दिया और फिर मैथ्यू को उसके रूम से बाहर निकलते हुए गिरते हुए देख लिया था। लेकिन अब उसकी पोल खुल गई थी, इसलिए वो बहुत एम्बैरस हो जाती है और फटाफट अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद सब कम्युनिटी फेस्टिवल के लिए पहुंचते हैं। तब वहाँ एरिक को देखकर मैथ्यू पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो बताता है कि वो येजिन से मिलने आया है क्योंकि वो उसे वापस ले जाएगा। फिर वो येजिन से बात करने के लिए जाने लगता है तो कांग उसे रोक लेता है और गेम में पार्टिसिपेट करने को बोलता है, तो वो मान जाता है। और फिर उसे देखकर तो मैथ्यू भी खेलने के लिए तैयार हो गया था। फिर ब्लू टीम और व्हाइट टीम में कंपटीशन शुरू होता है। पहले राउंड में पंजा लड़ाना था, लेकिन व्हाइट टीम का प्लेयर काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था और इधर से कांग था, वो भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसके लिए जीतना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। पर जब वो सुंगमी की तरफ देखता है तो वो उसे ही चेयर कर रही थी और फिर उसे आग भी मार देती है। बस उससे उसे और ताकत मिलती है और वो जी जाता है। तब सुंगमी तो खुशी के मारे से गले लगा लेती है, लेकिन ये देखकर ये जिन और जीहुन तो बहुत सरप्राइज होते हैं कि ये क्या हो रहा है। इसके बाद लड़कियों की बारी थी। इधर सुंगमी और सामने जो थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, वो एशियन गेम्स में हिस्सा ले चुकी थी। सबको लग रहा था कि सुंगमी तो हार जाएगी, पर वो पहले ट्रिक से उसे फंसा के रखती है और फिर एंड में जी जाती है। इससे तो कांग का दिल अचानक से बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। फिर अगले राउंड के लिए दादी माँ एरिक को साथ ले जाती है और इसमें उन्हें एक सेंटेंस देखकर इशारे से इसे बताना था, तो दादी माँ सब अच्छे से गैस कर लेती है। इसके बाद येजिन और मैथ्यू की बारी आती है, पर वो एक भी सही से नहीं बता पा रहा था। सारे सेंटेंस में येजिन लिप्स यूज़ कर रही थी, इससे मैथ्यू बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। उसका ध्यान बस उस किस पे ही जा रहा था, तो सब पास करते रहता है और जो लास्ट में बचता है वो भी गलत बोल देता है। कहता है कि आई लव योर लिप्स। ये सुनकर तो सब शॉक्ड आते हैं, क्योंकि उसकी वजह से वो लोग ये राउंड हार गए थे, इसलिए सब लोग मिलकर उसकी धुनाई करते हैं। फिर तीसरे राउंड में उन्हें रनिंग करनी थी, तो येजिन के शूलेस खुले देखकर एरिक उन्हें बांध लेता है। तब मैथ्यू उन्हें दूर से देख रहा था। फिर रेस शुरू होती है, सब अच्छे से हो रहा था, ब्लू टीम जीत रही थी, पर मैथ्यू को बैटन येजिन को पास करना था, लेकिन वो करता नहीं और फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है। इससे वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और गेम हार जाते हैं। फिर शाम को सामान समेटते हुए जिनी मैथ्यू के पास आती है, उसे बात करने को बोलती है। तब येजिन भी पास में ही थी, उनकी बातें सुन लेती है। फिर वो दोनों बाहर बात करने के लिए चले जाते हैं। वहीं सुंगमी भी येजिन से बात करने के लिए आती है। उसे उसकी चिंता थी कि पता नहीं यहाँ कैसे रह रही होगी, इसलिए उसके लिए मेडिसिन लेकर आई थी। पर अब कहती है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, तुम एकदम ठीक हो और यहाँ आकर तुम एक असली इंसान लग रही हो, वरना वहाँ तो काम के टेंशन में कैसे रहती थी। इसके बाद वो और कीहुन वापस चले आते हैं। तब एरिक उसके पास आता है, दोनों बात करने के लिए पार्क में जाते हैं। पहले तो जो भी हुआ उसके लिए सॉरी बोलता है कि कहीं ना कहीं वो भी इसमें इन्वॉल्व था, और फिर उसे अपने साथ वापस चलने को बोलता है कि हम दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। पर येजिन अभी यहीं रहना चाहती थी, तो वो भी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। येजिन के जाने के बाद उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें उसकी और येजिन की साथ में फोटो थी, और ये उसकी बहन ने भेजा था, जो कि अब यहाँ कोरिया आ गई थी। जबकि वहाँ दूसरी तरफ जिनी मैथ्यू को अपनी फीलिंग्स बता देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, भले ही जानते हुए भी कि वो पहले से जानता था, पर वो खुद से बताना चाहती थी। लेकिन वो सॉरी बोल देता है कि उसके मन में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। जिनी जानती थी कि वो येजिन को पसंद करता है, क्योंकि पूरे मैच में उसका ध्यान येजिन पर ही था, इसलिए ये कहकर चली जाती है कि अपनी फीलिंग्स को मत छुपाना। फिर जब मैथ्यू घर जाता है तो येजिन उसका बाहर ही वेट कर रही थी। वो उसके लिए पेन रिलीफ स्प्रे लेकर आया था। ये देखकर तो पहले वो उसे रेस के बारे में पूछती है कि तुमने वो बटन मुझे क्यों नहीं दिया। तो बताता है कि कल मैंने देखा था कि तुम्हारा पैर मुड़ गया था, तुम्हारे पैर में चोट लग गई थी, तो तुम भाग नहीं पाती। फिर अंदर सामान फर्नीचर में लगे उन कॉर्नर गार्ड्स के लिए पूछती है कि वो क्यों लगाए थे, तो वो कहता है कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, चोट ना लगे इसलिए। ऐसे ही वो काफ़ी सारे सवाल पूछती है कि तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों है, लेकिन वो उससे पूछता है कि तुम ये बताओ कि तुमने मुझे किस क्यों किया था। तो वो कहती है कि मैंने इस दिन मेडिसिन नहीं ली थी, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, पर तुम्हारी आवाज़ सुनकर पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैंने सोचा तुम सोचोगे कि मैं सोई क्यों नहीं, इसलिए मैंने सोने का नाटक किया। मेरे दिमाग में घंटियाँ से बज रही थी, मैं बहुत ही नर्वस थी, लेकिन रनिंग करते टाइम मैंने तुम्हें टच किया था तो तुम भाग क्यों रहे थे, इसलिए मैंने दिखाया कि मुझे कुछ याद भी नहीं है, ये सारी गलती तुम्हारी है। तो कहता है कि अब जो भी होगा वो तुम्हारी गलती होगी, और फिर उसे किस कर देता है। फिर इसके बाद दोनों अंदर आते हैं और उन्हें अब नींद तो आने वाली थी नहीं, इसलिए साथ में बुक पढ़ने लगते हैं, पर उन्हें पता नहीं चलता कि नींद कब आ गई, और येजिन को तो मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहीं एरिक को देखते हुए वापस जाता है और अपनी बहन मिचेल को फोटो दिखाकर कहता है कि ये क्या है। तो कहने लगती है कि तुम दोनों साथ में काफ़ी अच्छे लगते हो ना। फिर ये कहती है कि HIT में जाकर कह दो कि तुम उनके साथ कोई शो नहीं करने वाले, लेकिन वो कहता है कि यहाँ कोरिया का चार्ज मेरे पास है, तो सारे फैसले मैं ही करूँगा। ये सुनकर वो उसे डराने की कोशिश करती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन एरिक के असिस्टेंट से कहती है कि वो HIT में भेजे उनके सारे एसेंस निकाल ले,
फिर मैथ्यू और येजिन को देखते हैं वो लड़ रहे थे क्योंकि येजिन उसके साथ फार्म जाना चाहती थी, लेकिन वो मना कर रहा था कि पैर में चोट लगी है, रेस्ट करो। तो वो गेम खेलती है और जी जाती है, इसलिए मैथ्यू को उसकी बात माननी पड़ती है। उसी टाइम कांग उससे मिलने ही आ रहा था और साथ ही सुमी भी आ जाती है, तो वो उन्हें साथ में देख लेते हैं और वो दोनों भी हाथ पकड़कर फार्म के लिए निकल जाते हैं। उन्हें ऐसे साथ में देखकर तो सुमी को अच्छा नहीं लगता कि मेरी बहन का अब क्या होगा। वहीं येजिन और मैथ्यू फार्म में आ गए थे जहाँ गांव के लोग पहले से ही काम कर रहे थे, तो उन्हें साथ में देखकर छेड़ने लगते हैं कि तुम दोनों के बीच कल कुछ हुआ था ना, तुम बहुत ही ग्लो कर रहे हो। कि इतने में कांग भी आता है और वो भी उन्हें छेड़ने लगता है क्योंकि उसे तो पता चल ही गया था कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और वहाँ कंपनी में सुमी अपनी फ़ोटो लेकर कांग को भेज देती है कि हम 10 मिनट में लाइव करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम उसने कांग से उसका नंबर मांग लिया था कि हम बात करेंगे। उसे देखकर तो वो फिर पागल हो जाता है, भागकर सीधे क्लिनिक जाता है। डॉक्टर से पूछता है कि ये ऐसे फ़ोटो भेजकर ऐसे लिखने का क्या मतलब हुआ। तो वो उसका बेवकूफ़ बनाता है, कहता है कि वो चाहती है कि तुम उसका सामान सेल कर दो, जितना हो सके उतना। और वो गधा मान भी जाता है और तो और बहुत सारा सामान खरीद लेता है। उधर येजिन मैथ्यू को थोड़ा रेस्ट करने को बोलती है क्योंकि सब लोग चले गए थे, और वो उसे जाने को बोलता है कि वो यहीं पर थोड़ा काम करेगा, लेकिन उसका मन नहीं था। वो बातें ही बनाई जा रही थी। फिर उसे एक ड्रामे के बारे में बताती है कि एक एम्प्लॉय अपने फ्रेंड की जगह ब्लाइंड डेट पे जाती है, लेकिन वो तो उसका बॉस निकलता है। और तो और फिर बाद में उस बॉस को उससे ही प्यार हो जाता है, मतलब कि वो उसके ही ड्रामे की स्टोरी बता रही थी। और वो ड्रामा आप बताना कि कौन सा बता रही है। फिर कहती है कि तुम भी बिल्कुल उसी बॉस के जैसे लगते हो। तब वो उसे साथ में उस ड्रामे को देखने को बोलता है और ऐसे में दोनों काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। इससे तो वो नर्वस हो जाती है और फिर भाग जाती है। पर फिर जाते हुए वो सोमी को दिखती है। वो क्लास प्रेसिडेंट बनने की स्पीच की प्रैक्टिस कर रही थी। तब सोमी उसे बताती है कि बच्चे तो मुझे जानते नहीं है, लेकिन अगर मैं प्रेसिडेंट बन गई तो मेरे फ्रेंड्स बनेंगे, पर मैं बनूंगी कैसे। तब येजिन उसे सिखाती है कि कैसे उसे सबका दिल जीतना है, सबके लिए अच्छा बनना है। और तुम मास्क नहीं उतार सकती तो तुम्हें आंखों से बात करनी है, स्माइल करना है। और उसे तेज बोलना सिखाती है। तब उससे खुश होकर सोमी उसका नंबर मांगती है कि ज़रूरत पड़े तो मैं हेल्प ले सकूं। फिर कहती है कि होम शॉपिंग होस्ट तो बहुत अमेजिंग होते हैं, मेरी बहन भी होम शॉपिंग होस्ट बनना चाहती थी, पर मेरी वजह से वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाई। तो ये जिन कहती है कि हमारी कंपनी नए होस्ट ढूंढ रही है, तो उसे बता देना। घर जाकर जब सोमी उसे बताती है तो मना कर देती है। वहीं ये जिन वापस फार्म में जाती है तो मैथ्यू को काम करते हुए देखकर कहती है कि मैंने तुम्हें पहली बार ऐसे देखा था ना, तभी तुमसे प्यार हो गया था, पर तुम ऐसे थकते नहीं हो क्या। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो कहती है कि हाँ, काम करते रहने से लगता है कि तुम जिंदा हो। ये सुनकर तो वो उसे अपने साथ काम करने को बोलता है। तो काम करते करते दोनों किस कर लेते हैं और फिर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वहाँ पानी स्प्रिंकल होने लगता है, लेकिन वो इसमें भी अपना मजा ले रहे थे। फिर अगले दिन ये जिन सोमी को स्कूल छोड़ने जाती है तो बाकी सब तो ठीक था, पर सोमी को अपने मास्क पर डाउट था। ये जिन से समझाती है कि मास्क से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे क्लासमेट तुम्हारा बिहेवियर देखेंगे। इससे वो बहुत ही मोटिवेट होती है और फिर नेक्स्ट क्लास में आ जाती है जहाँ आज उनका प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाला था। उसके लिए वो दो लड़कियाँ खड़ी थी। पहली वाली तो अपनी स्पीच देती है, फिर सोमी की बारी आती है। तो पहले तो वो बहुत ही आराम से बोल रही थी, कोई इसकी बात नहीं सुन रहा था, लेकिन फिर जैसे ये जी ने सिखाया था वो जोर जोर से बोलती है कि मैं इसलिए प्रेसिडेंट बनना चाहती हूँ कि सबकी हेल्प करूँ, कोई अकेला फील ना करे। उसकी बातों से सब इम्प्रेस होकर उससे ही वोट करते हैं और वो प्रेसिडेंट बन जाती है। और अब तो सब उसके दोस्त भी बन गए थे। फिर वो अपनी बहन और मैथ्यू को इस बारे में बता देती है। मैथ्यू जब घर जाता है तो इसी को लेकर येजिन भी बहुत खुश थी और वो काम भी फिर से शुरू करने की सोच रही थी कि तभी उससे उसके डैड का कॉल आता है। वो उससे पूछ रहे थे कि तुम कहाँ हो, पर वो ठीक से बात नहीं करती और फ़ोन काट देती है। तो मैथ्यू कहता है कि उन्हें तुम्हारी चिंता होगी ना, तो उन्हें क्या उन मेडिसिन के बारे में पता है। वो कहती है पता होगा, पर उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। तो वो कहता है कि तुम कब से ही ले रही हो। वो बताती है कि 5 साल से। फिर यहाँ दिखाया जाता है कि युंजी के हाथ में चोट लग गई थी, तो उसने येजिन को अपनी जगह शो होस्ट करने को कहा था जिसमें सॉन्ग गेस्ट थी, इसलिए ही उसने उसके लिए हाँ की थी। और ये वही शो था जिसमें वही क्रीम थी जिसकी वजह से उसकी लाइफ बदल गई थी। उसे लोगों की नफरत झेलनी पड़ी, यहाँ तक कि उसकी माँ को अपना एक्टिंग करियर छोड़ना पड़ा और उन्होंने भी उस पर ही इल्ज़ाम लगाया कि तुमने अपना बदला लेने के लिए ऐसा किया है ना। इससे तो वो और टूट गई थी कि उसकी माँ ही उस पर भरोसा नहीं करती, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और 24 घंटे खुद को बिजी रहने की कोशिश की। पर यहाँ आने के बाद से काफ़ी कुछ बदला है। कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे खुद पर भरोसा हुआ है, तुमने मुझे सपोर्ट किया, एंड तक मेरा साथ दिया, उसके लिए तुम्हारा थैंक्स। ये सब सुनकर तो पहले मैथ्यू बहुत खुश होता है, पर फिर एकदम से अपसेट हो जाता है क्योंकि असल में वो गुड मॉर्निंग क्रीम इन्होंने ही अपने लैब में बनाई थी। फिर अगले दिन जीनी देखती है कि सोमी स्कूल नहीं जा रही थी, तो पता चलता है कि कल रात दोस्तों के साथ बाहर खाने की वजह से उसकी एनर्जी बढ़ गई और खुजली करने की वजह से उससे खून भी निकल रहा था। इसलिए जीनी मैथ्यू के पास जाती है। फिर जब वो जान लगते हैं तो ये जिन मुझसे पूछती है कि क्या हुआ, पर वो उस पर गुस्सा करती है और बता देती है कि तुम्हारी वजह से इसकी हालत हुई है, अगर उसने तुम्हारा शो ना देखा होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। फिर मैथ्यू उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। जिनी वहाँ पर भी उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हें बाहर खाना खाने की क्या ज़रूरत थी, और मैथ्यू पर नाराज़ होती है कि जिस लड़की की वजह से ये सब हुआ तुम उसे यहाँ ले आए। फिर जब सोमी का सामान लेने के लिए स्टोर जाती है तो ये जिन उसका ही वेट कर रही थी, तब उसे सॉरी बोलती है, लेकिन जिनी कहती है कि सॉरी बोलने से सोमी ठीक नहीं हो जाएगी और अगर तुम्हें उसकी इतनी चिंता है तो यहाँ से निकल जाओ। फिर बाद में हॉस्पिटल से मैथ्यू भी घर जाता है, पर ये जिन बहुत अपसेट थी। उसे पता नहीं था कि उसकी वजह से एक बच्चे की लाइफ इतनी मुश्किल हो जाएगी। वो मास्क उसे उसकी वजह से पहनना पड़ा जिसके लिए वो इतना परेशान थी।
उसे सिर्फ उसकी वजह से इतना सफ़र करना पड़ रहा है और मैथ्यू भी इसके लिए परेशान था। तभी मोवन उसे बताता है कि उस एसेंस में माइक्रोब लेवल्स लिमिट क्रॉस कर गया है। वो जल्दी से वहाँ जाता है और रिजल्ट देखता है, मतलब वो क्रीम अब और बेकार हो गई थी। तो अब इससे वो ये साबित कर सकता है कि ये चीज़ गलत नहीं थी और वो वापस काम पर जा सकती है। इसलिए वो इस बारे में एरिक को बता देता है, पर उसकी बहन तक भी खबर पहुंच जाती है। इसलिए वो अब उन एसेंस को ही डिस्ट्रॉय करना चाहती थी कि उनकी कंपनी तक आँच ना आए, वरना उनकी कंपनी लेटॉयल की इमेज पर बुरा असर पड़ेगा। वहीं सुनमी येजिन को एक लिंक भेजती है तो पता चलता है कि एरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और वो बता देता है कि येजिन ने जिस माइक्रोब के बारे में बताया था वो सच है। एसेंस में वो ज़्यादा लेवल में मिले हैं, इसलिए अब लेटॉयल पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस की इन्वेस्टिगेशन करेगा और सबके सामने येजिन से माफी मांगता है कि गलती हमारी थी, प्रोडक्ट हमारा ख़राब था, उसने बस ब्रॉडकास्ट रोककर हमारे कस्टमर के साथ हमारे भरोसे को बनाए रखा। इससे अब लोगों की राय भी बदलने लग गई थी। तो कंपनी के लोग ही येजिन को वापस लाने की बात कर रहे थे, जबकि वहाँ मोवन फ्लावर्स लेकर आरा के पास जाता है, पर वो कहते हैं कि मुझे तो प्लांट्स पसंद हैं। तो वो अगली बार प्लांट्स लाने की बात करता है, लेकिन आरा उसे वैसे ही रिजेक्ट कर देती है कि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। ये सुनकर बेचारा मैथ्यू के पास जाता है, उसका तो दिल ही टूट गया था, पर वो भी इसकी बात कहाँ सुन रहा था। इस बीच डायरेक्टर डोंग येजिन से मिलती है और उसे कंपनी में वापस आने के लिए कहती है। तो वो कहती है कि मैं सोचकर बताऊंगी। फिर नेक्स्ट मैथ्यू देखता है कि येजिन सो रही थी तो बाहर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद येजिन बाहर आती है। वो नींद में चल रही थी, पर उसे इस बार सोने के लिए बुरा लग रहा था, उसके बारे में बातें कर रही थी। तो मैथ्यू से संभालता है और गले लगा लेता है। फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट पर येजिन मैथ्यू को शाम को जल्दी आने को बोलती है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद एरिक की पोजीशन पर अब खतरा हो गया था। उसकी पोजीशन अब जा सकती थी और उसकी बहन तो ऐसा ही मौका देख रही थी। साथ ही उसे पता चलता है कि येजिन ने वापस एचआईटी में काम करने से मना कर दिया था। तो वो उससे मिलने जाता है, लेकिन वो तब भी मना कर देती है। तो एरिक मैथ्यू से मिलने जाता है, उसे कहता है कि वो तुम्हारी वजह से काम नहीं करना चाहती, तो अगर तुम उसका अच्छा सोचते हो, उसकी केयर करते हो, तो उसे वापस भेज दो। वहाँ घर पर येजिन अपना सामान रख रही थी, तब उसे मैथ्यू की कुछ फाइल मिलती है और उससे वो समझ आती है कि मैथ्यू ने उस गुड मॉर्निंग क्रीम पर काम किया था। फिर शाम को मैथ्यू आता है तो उसे बता देता है कि सोमी की जो हालत है उसमें तुम्हारी कोई गलती रही है, गलती असल में मेरी है, क्योंकि मैंने वो क्रीम बनाई थी। तो वो कहती है कि मुझे पता है। अब उसे पता है, इसलिए वो इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलता, बस उसे वापस जाने के लिए कह देता है और जान लगता है। लेकिन वो उसे रोकती है कि तुम्हें बस इतना ही बोलना था, पर तुमने अब तक मुझे नहीं बताया था, तो कुछ तो रीज़न रहा होगा, लेकिन अब मुझे ऐसे जाने को क्यों बोल रहे हो, और तुमने मुझे यहाँ रोका ही क्यों था। तो वो कहता है कि तुम्हें इस तरह स्ट्रगल करते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, गिल्टी फील हुआ, सोचा कि तुम्हारी थोड़ी केयर करूंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा, इससे मेरा ही बोझ कम होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं, इसलिए अपना सामान पैक करो और वापस चले जाओ। ये जिनको यकीन नहीं होता कि वो ऐसे क्यों बोल रहा है। कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना, पर वो उस पर गुस्सा करता है कि तुम्हारे आसपास रहने से मेरा दम घुट रहा है, इसलिए यहाँ से चली जाओ। बेचारी, उसका तो दिल ही टूट जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि मैथ्यू भागते हुए हॉस्पिटल जाता है उन लोगों को देखने के लिए जिनकी उसकी बनाई हुई गुड मॉर्निंग क्रीम के बुरे असर से हालत ख़राब हो गई थी। और वो बहुत सारे लोग थे, उन्हें रैशेस हो गए थे, वो बस चिल्लाए जा रहे थे। इसलिए उनकी टीम ये डिस्कस करती है कि उनसे कहाँ गलती हुई। मैथ्यू खुद को ब्लेम कर रहा था कि उसने कुछ गड़बड़ कर दी, उससे कुछ छूट गया होगा, लेकिन उनका टीम लीडर वसु कहता है कि नहीं, तुमने अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा किया था, लेकिन सारी गलती मेरी है और मैं ही इसकी जिम्मेदारी लूंगा। और वो नहीं चाहता था कि मैथ्यू इसमें फंस कर अपना फ्यूचर बर्बाद कर दे, क्योंकि उसकी तो अभी स्टार्टिंग है, उसे बहुत कुछ करना है। लेकिन फिर पता चलता है कि उस लीडर वुसो ने सारी गलती अपने ऊपर लेकर सुसाइड कर लिया। तब उसके फ्यूनरल में उनका एक कलीग उस क्रीम की सच्चाई बताता है कि उस वुसो ने ही पैसों के लालच में आकर रॉ मटेरियल बदल दिया था, ट्रायल रिजल्ट में गड़बड़ की थी कि किसी को पता ना चले, मतलब गलती उसी की थी। उसे एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी, इसलिए सुसाइड भी कर लिया। अब प्रेजेंट में येजिन को देखते हैं, वो गांव से वापस आ गई थी। घर पर उसके डैड थे, येजिन को देखकर वो बहुत खुश होते हैं और उन्होंने उसके लिए खाना भी बनाया था। तब खाना खाते हुए वो उनसे पूछती कि क्या मैं ऐसी हूँ जिससे लोग जल्दी बोर हो जाते हैं, मैं किसी को प्यार दिखाती हूँ तो मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने रूम में रेस्ट करने का बोलकर चली जाती है, क्योंकि वो मैथ्यू के उस बदले बिहेवियर से परेशान हो गई थी। रात को सोते टाइम भी वो अजीब सा सपना देखती है जिसमें उस क्रीम के विक्टिम से परेशान कर रहे थे, और ऐसा ही कुछ सपना मैथ्यू भी देखता है। इससे वो इतना परेशान होता है कि उसे फिर से वो पुरानी पिल्स तक लेनी पड़ती है। फिर अगले दिन मैथ्यू को पता चलता है कि येजिन ने उनकी कम्युनिटी सेंटर के लिए एक टीवी गिफ्ट किया है, क्योंकि उस दिन जो मैच हुआ था उसमें दूसरी टीम को टीवी गिफ्ट में मिला था। वहीं येजिन भी अपने काम पर वापस आती है, तब उसके कलीग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसके वापस आने का सेलिब्रेशन करने के लिए उसे बाहर डिनर पर चलने को बोलते हैं, लेकिन उसका मूड तो था ही नहीं। इस बीच मिशेल एरिक को लेटॉय से बाहर निकाल देती है, लेकिन वो तब भी कोरिया में रहने की जिद कर रहा था। दूसरी तरफ येजिन के डैड को देखते हैं, वो सॉन्ग से मिलते हैं और उसे येजिन से बात करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि येजिन बहुत परेशान है और फिलहाल उसे अपनी माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन उसकी माँ तो उस पुराने इंसिडेंट को लेकर बैठ जाती है, कहती है कि उस टाइम उसने खुद एक्सेप्ट किया था कि वो उनसे बदला ले रही थी,
ऐसे में उनके हस्बैंड कहते हैं कि उसने तुम्हारी वजह से ऐसा कहा होगा, लेकिन अब तुम्हें समझना चाहिए, तुम अपने दिल से पूछोगे क्या वो ऐसा कुछ कर सकती है। फिर यहाँ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि सॉन्ग ने उस इंसिडेंट की जिम्मेदारी ली थी और एक्टिंग करियर छोड़ दिया था, लेकिन फिर उसे येजिन के बारे में एक आर्टिकल दिखा था जिसमें लिखा था कि उसने चुप रहने के लिए पैसे लिए थे, इसलिए वो उसे गलत समझती आ रही थी। प्रेजेंट में यूनजी उसके ऑफिस जाती है और उसे येजिन के वापस काम पर आने को लेकर भड़काने लगती है, तो सॉन्ग उससे पूछती है कि तुम येजिन से इतनी नफरत क्यों करती हो। ये सुनकर तो वो चुप ही जाती है। दूसरी तरफ सुंगमी को देखते हैं, वो येजिन के लिए फ्राइड चिकन लेकर उसके घर जाती है कि उसका मूड अभी भी खराब होगा तो वो बातें करके थोड़ा हल्का कर देगी। तब येजिन बता देती है कि मेरा मैथ्यू से ब्रेकअप हो गया है, और ये भी कि उस गुड मॉर्निंग क्रीम का रिसर्चर वही था, पर उसे इस बात की ज़्यादा चिंता थी कि वो अभी क्या सोच रहा होगा। फिर रात को सोते टाइम येजिन फिर अपनी माँ समझकर मैथ्यू को कॉल कर देती है और उन्हें मैथ्यू के साथ हुए ब्रेकअप के बारे में बताती है। कहती है कि वो जानना चाहती है कि मैथ्यू कैसा महसूस कर रहा होगा। फिर अगले दिन मशरूम पर काम करते टाइम मैथ्यू को देखते हैं, उसका हाथ ही कट जाता है। हॉस्पिटल जाकर पट्टी कराने के बाद वो डॉक्टर से फिर नींद की गोलियां मांगता है, लेकिन डॉक्टर से मना करता है क्योंकि पहले भी जब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर ने उसे मना ही किया था कि तुम्हें कहीं और दिक्कत ना हो जाए। इसके बाद वो सोमी से मिलने जाता है क्योंकि वो उसकी हेल्प करना चाहता था, इसलिए उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए उसे और उसकी बहन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। इस बीच एरिक फैक्ट्री मैनेजर से मिलता है, ये पता लगाने के लिए कि एसेंस में माइक्रोब्स किसने मिलवाए थे, लेकिन उसकी बहन मिशेल ने उसकी जगह उसके पुराने असिस्टेंट हुन को भेज दिया था जो कि मिशेल के लिए काम करता था। लेकिन वो एरिक के साइड ही था क्योंकि जब मिशेल ने उसे नौकरी से निकाल दिया था तब एरिक ने ही उसे नौकरी दी थी, इसलिए अब वो एरिक के साथ मिलकर काम करना चाहता था। जबकि वहाँ गाँव में कांग उन प्रोडक्ट्स को खरीदने पर लगा हुआ था जिन्हें सुंगमी बेच रही थी, और तो और वो उसे उन प्रोडक्ट के रिव्यू भी देता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है। जबकि सुंगमी ने अपनी फोटो बस इसलिए भेजी थी कि बदले में वो भी उसे अपनी फोटो भेजेगा, इसलिए उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये प्रोडक्ट खरीद क्यों रहा है। वहीं अब एरिक फिलहाल कुछ टाइम के लिए कोरिया में रहने वाला था तो अपने नए अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन वो तो येजिन के अपार्टमेंट के ठीक सामने का था और उसका लॉक भी तो खराब हो गया था, तो येजिन लॉक ठीक करने में उसकी हेल्प करती है, तो बदले में वो उसे खाने पर ले जाता है। इस बीच गोजूनिक बायो में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी क्योंकि क्लाइंट्स कंपनी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रही थी कि उस इंसिडेंट के बाद अब वो उनके मटेरियल यूज़ नहीं करना चाहते, इसलिए मुआन ने हांगकांग के बायर से बात की थी, लेकिन वो चाहते थे कि मैथ्यू भी उनसे पर्सनली मिले। जबकि घर पर येजिन को वो पोएट्री बुक मिलती है जो कि मैथ्यू ने से दी थी, उसके अंदर मैथ्यू के कुछ पोस्टेड नोट्स थे जिसमें उसने येजिन के लिए कुछ खास पोएट्री पढ़ने के लिए कहा था, तो ये देखकर वो थोड़ा इमोशनल आती है क्योंकि उसे उनके साथ में बिताए पल याद आने लगते हैं। फिर अगले दिन येजिन और उसकी कलीग एक होटल जाते हैं ताकि वो HIT के लिए उनके होटल पैकेज के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सके। तब वहाँ वो मैथ्यू और मूवन को एक क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हुए देखती है। बाद में वो मैथ्यू से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मैथ्यू उसे इग्नोर करके उसके पास से निकल जाता है। ये देखकर तो मूवन को भी अच्छा नहीं लगता और वो जानता था कि मैथ्यू खुद भी इस वजह से परेशान है, इसलिए उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे इग्नोर करने, ब्रेकअप करने से तुम उसका अच्छा नहीं कर रहे हो, बल्कि उसे और ज़्यादा तकलीफ दे रहे हो। उसी रात ये जिन मैथ्यू को फिर फ़ोन करती है, पर वो फ़ोन नहीं उठाता, तो मैसेज छोड़ती है कि मिलकर बात करते हैं और इस रिश्ते को ठीक से ख़त्म करते हैं। अब मैसेज तो कांग को जाता है क्योंकि नंबर तो उसका ही था, तो वो एजेंट को वापस फ़ोन करता है और उसे फ़ोन नंबर्स के बारे में सच बता देता है कि ये उसका नंबर था, और फिर उसे मैथ्यू का असली नंबर देता है। तब नंबर देखकर वो पहचान जाती है कि ये तो उसकी माँ का पुराना फ़ोन नंबर है और उस नंबर पर इतनी सारी कॉल्स की गई थी, तो वो चौंक जाती है। साथ ही उनमें रिकॉर्डिंग्स भी थी, तो वो सारी रिकॉर्डिंग्स एक एक करके सुनती है जो उसने नींद में की थी। वो सब सुनने के बाद तो उसे एहसास होता है कि मतलब मैथ्यू शुरू से ही उसके साथ था, उसकी बातें सुनता रहता था और उस दिन भी वो उसे बचाने के लिए उसकी कंपनी तक आ गया था, जबकि उस टाइम उसने झूठ बोला था कि वो पास से गुजर रहा था। फिर लास्ट रिकॉर्डिंग में जब येजिन नहीं जाना चाहती थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है, तो उसके जवाब में मैथ्यू ने ये कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा से खुश था, लेकिन शायद मैं खुशी डिजर्व नहीं करता। मैं एक डरपोक था जो अपने दोस्त की परछाई में छुपा रहा, जिसने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे फिर हिम्मत मिली, पर मुझे तुम्हें डेट नहीं करना चाहिए था, जबकि मुझे पता था कि तुम्हें बाद में हर्ट होगा, इसलिए हर चीज़ के लिए तुम्हारा थैंक्स। ये सब सुनने के बाद तो येजिन फिर मैथ्यू के असली नंबर पर कॉल करती है और उसे बताती है कि वो पार्क में है, पर वो ये सोचता है कि शायद वो नींद में, इसलिए उसे चिंता होने लगती है और दौड़कर पार्क पहुंचता है। पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन जब ये देखता है कि वो नींद में नहीं है तो जान लगता है, लेकिन वो उसे रोक देती है और बता देती है कि मुझे सच पता चल गया है कि मैं माँ का नंबर समझकर तुम्हें कॉल करती थी और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए सब कितना मुश्किल रहा होगा ना, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे सारे दुख तकलीफ की वजह मैं हूँ, पर वो उसे गले लगा लेती है और कहती है कि जब तुमने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा तो मैं अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए अब हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। वो भी मान जाता है और फिर उसे गले लगा लेता है। फिर सुबह मुआ देखता है कि येजिन होटल से निकलने से पहले मैथ्यू को फ्लाइंग किस दे रही थी, मतलब कि अब उनके बीच सब ठीक हो गया है। फिर वो अपने क्लाइंट का इंतजार करते हैं, लेकिन वो नहीं आता, उसकी जगह मिशेल आ जाती है क्योंकि उसने उनके उस क्लाइंट को वापस हांगकांग भेज दिया था, और फिर उनके सामने अपनी कंपनी का नूरी मशरूम परचेज का एक कॉन्ट्रैक्ट रख देती है। पर मैथ्यू साइन करने से मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, लेकिन वो पूरी कॉन्फिडेंट थी कि वो साइन ज़रूर करेगा और फिर चली आती है।
ये सब देखकर तो मोहन समझ आता है कि वो इतना कॉन्फिडेंट थी, तो इसका मतलब यही है कि उसकी वजह से ही हमने अपने क्लाइंट्स खो दिए हैं। इससे उनके लिए अब काम बढ़ गया था, क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बायर से मिलकर बात करनी होगी। इस वजह से मैथ्यू को येजिन के साथ अपने प्लान कैंसिल करने पड़ते हैं। फिर देखते हैं कि वो फिलहाल उस लेटरल की कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच रहा था कि तभी इनका पुराना कलीग चांग उनसे मिलने आता है। अब वो एक सक्सेसफुल कॉस्मेटिक कंपनी चला रहा था और उसे उनकी और लेटरल की कंडीशन के बारे में पता था, इसलिए वो उनकी हेल्प करना चाहता था। शाम को मैथ्यू येजिन से मिलने जाता है, तब वहाँ एरिक को देखकर वो चौंक जाता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। और जब उसे पता चलता है कि एरिक उसके पड़ोस में रह रहा है तो एकदम चिढ़ जाता है, तो उसे ये बात परेशान करती रहती है। घर आकर भी वो इमेजिन करने लगता है कि एरिक जब देखो तब उसकी हेल्प के लिए उसके घर में घुस जाता होगा और दोनों कहीं क्लोज ना हो जाए तो उसका क्या होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि येजिन जिस होटल में गई थी टीवी पर उनके पैकेज के बारे में बताती है, तब मैथ्यू उनमें से कई पैकेज खरीद लेता है। फिर रात में दोनों बात करते हैं तो येजिन उसे बताती है कि सोल आने के बाद से वो ठीक से सो नहीं पाई है, इसलिए मैथ्यू उसके घर ही पहुंच जाता है कि वो साथ में ही सोएंगे। ये देखकर तो चौंक ही जाती है। फिर जब येजिन काम कर रही थी तो उसे काम से हटाकर बेड पर ले जाता है, लेकिन वो घबरा जाती है कि ये क्या करने वाला है, इसलिए ब्लैंकेट से अपना फेस ही ढक लेती है। पर वो तो एक छोटी सी लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट को बजाने लगता है कि तुम्हारे सोने तक मैं इसे बजाता रहूंगा, लेकिन वो उसे साथ में सोने को बोलती है, पर वो उसे किस करता है और गुड नाइट बोलकर सोफे में सोने चले जाता है। फिर अगली सुबह येजिन रनिंग के लिए जाती है तो वहाँ उसे एरिक मिल जाता है, जबकि घर पर मैथ्यू सोकर उठता है, फ्रिज में रखा खाना देखता है, उसे टेस्ट करता है, लेकिन नमक ज़्यादा था, इसलिए सामान लेने के लिए पास ही ग्रोसरी स्टोर जाता है। तब वहाँ उसे येजिन के डैड मिल जाते हैं और वो अलग अलग कॉर्नर पर बार बार मिल रहे थे, तब सामान खरीदने में एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। तो इतनी बातचीत उनके बीच हो गई थी, इसलिए मैथ्यू ने बताया था कि घर में रखे खाने में थोड़ा नमक ज़्यादा था, इसलिए मैं यहाँ कुछ सामान लेने आ गया। लेकिन फिर दोनों एक ही बिल्डिंग में जाते हैं और जब येजिन के घर के दरवाजे के बाहर फिर मिलते हैं तो चौंक जाते हैं। येजिन के डैड समझ आते हैं कि मतलब वो उनके खाने की बात कर रहा था, इसलिए थोड़ा नाराज होते हैं कि क्या मेरे बनाए खाने में नमक ज़्यादा था। उसी टाइम येजिन और एरिक भी रनिंग करके वापस आते हैं तो सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। अब मैथ्यू का येजिन के डैड पर पहला इंप्रेशन ही खराब हो गया था और ऊपर से वो एरिक के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो रहे थे, तो मैथ्यू को गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसमें और एरिक के बीच में उन्हें इम्प्रेस करने की होड़ सी लग गई थी। बेचारा मैथ्यू इस चक्कर में स्पाइसी खाना तक खा लेता है जो उसे पसंद तक नहीं था। पर फिर सबके जाने के बाद येजिन से ये भी कहता है कि उसे अपने डैड के बनाए हुए साइड डिशेस जरूर खाने चाहिए। वहाँ येजिन की कंपनी में सॉन्ग डायरेक्टर डोंग से मिलती है और उससे ये पूछती है कि क्या सच में येजिन को गुड मॉर्निंग क्रीम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो वो बताते हैं कि हाँ, उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, बल्कि उसे तो लास्ट मिनट पर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। यहाँ तक कि डोंग ये भी बताती है कि उसे पहले से पता था कि येजिन उसकी ही बेटी है, और ये भी कि येजिन बस अपनी माँ के साथ मिलकर एक ब्रॉडकास्ट करना चाहती थी और उस दिन वो बहुत खुश थी। वहाँ घर पर येजिन मैथ्यू को अपनी माँ के साथ खिंचवाई कुछ पुरानी फोटोज दिखाती है और वो कागज़ भी जिस पर उसकी माँ का फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। तब मैथ्यू कहता है कि तुम अपनी माँ को बहुत मिस करती हो ना, लेकिन वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करती। फिर अगले दिन जब वो शो के लिए रेडी हो रही थी तो उसकी माँ उसे देखने के लिए आती है। वो शायद कुछ बात करना चाहती थी, पर इस बार येजिन उन्हें इग्नोर करके चली आती है। वहीं मैथ्यू और मोवन चांगो के साथ उसके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं। इससे सब खुश थे कि अब उन्हें लेटॉल के साथ काम नहीं करना पड़ेगा और ना ही अब वो उन्हें परेशान कर पाएंगे, तो इसे सेलिब्रेट करने के लिए वो बाहर जाते हैं। तब चांगो उन पुराने दिनों को याद करता है, तब वो वोसू को याद करके थोड़ा इमोशनल आते हैं, उनके लीडर को, क्योंकि तब उन चारों का एक ग्रुप था और सब साथ में बहुत खुश थे। उस टाइम मैथ्यू जीनियस था, सब उससे अपनी कंपनी में चाहते थे, लेकिन उसने वोसू को चुना। फिर एक फ्लैशबैक में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब जॉब फेयर में मैथ्यू की नज़र उनकी कंपनी के एक स्टॉल पर पड़ती है जिसे वोसू ही संभाल रहा था। तो मैथ्यू उससे ये सवाल करता है कि ये फूड ग्रेड कॉस्मेटिक है, तो मतलब खाने में भी सेफ होंगे ना। ये सुनकर वो उस कॉस्मेटिक को खा लेता है कि इन्हें मैंने बनाया है तो मुझे पता है कि ये कितना सेफ है। बस मैथ्यू ने उस नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया था और अभी फिलहाल उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसलिए नशे में घर जाता है और येजिन के गले लग जाता है। तब येजिन से मैथ्यू मैथ्यू बोल रही थी, तो कहता है कि तुम मुझे इस नाम से क्यों बुलाती हो। फिर उसे इस नाम के पीछे का कारण बताता है। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उस गुड मॉर्निंग क्रीम के इंसिडेंट के बाद मैथ्यू बुरी तरह टूट गया था। वो बस एक ही बेंच पर बैठा रहता था। तब छोटी सोमी उसके पास आती थी, उससे बात करती थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता था। वो उसके लिए पानी बुक्स लाया करती थी, पर वो उसे अपना नाम तक नहीं बताता था। तब सोमी ने बुक में देखकर उसका नाम मैथ्यू रखा था, जबकि वो उसके फेस पर उन निशानों को देखकर रोने लग गया था, क्योंकि उसे बहुत बुरा फील हुआ था कि उसकी वजह से इतनी छोटी बच्ची की ऐसी हालत हो गई, लेकिन वो ऐसे में भी उसे ही संभाल रही थी। फिर प्रेजेंट में देखते हैं कि एरिक चुपके से असिस्टेंट हुन से मिलता है, तो उसे पता चलता है कि गोजो न्यूक बायो ने लेटल के बजाय एचओ कॉस्मेटिक के साथ डील साइन की है, यानी कि चांगहो की कंपनी के साथ। पर उनको ये भी शक हो रहा था कि मिशेल ऐसे चुप थोड़ी बैठेगी, ज़रूर वो कुछ प्लान कर रही होगी। फिर घर पर देखते हैं कि मैथ्यू येजिन को होटल वेकेशन पर चलने के लिए कहता है। वो भी मान जाती है और तैयारी करने लगती है कि ये उनकी पहली ऑफिशियल डेट है। वो इतनी एक्साइटेड थी कि इस मौके पर अपने लिए एक नेकलेस भी खरीद लेती है। फिर जब वो होटल जाते हैं तो बहुत खुश होती है कि मैथ्यू ने इसके शो से खरीदे होटल पैकेज उनके लिए लिए थे, लेकिन जब ये पता चलता है कि बस उन दोनों के लिए नहीं,
पूरे गाँव वालों के लिए भी उसने ही खरीदे हैं, तो चौंक जाती है। गाँव वाले भी ये जिन को देखकर बहुत खुश होते हैं और उससे उसकी कंपनी का टूर करवाने के लिए कहते हैं, पर उसका आज से कोई ब्रॉडकास्ट नहीं था, तो जाना तो हो नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी ये जिन वहाँ फ़ोन करती है और सबको ले जाती है। तब वहाँ क्यून गलती से जीनी से टकरा जाता है, उसे पहचान जाता है, पर ये समझता है कि शायद वो अप्लाई करने के लिए आई होगी। वहीं ये जिन एक फिलर शो में शामिल आती है जिसमें उसे सूट बेचने थे, पर उनके पास एक ही मॉडल था और उन्हें एक और की ज़रूरत थी, इसलिए ये जिन कांग को ही मॉडल बना लेती है और उसकी हरकतें काफ़ी कूल लग रही थी। यहाँ तक कि उसने उस दूसरे मॉडल को साइड तक कर लिया था, सब उसे ही अटेंशन दे रहे थे। ब्रॉडकास्ट के बाद सुम्मी कांग से मिलती है और उसे भी एक जैकेट गिफ्ट करती है, तो वो उसे फिर दिखाता है कि देखो मैंने पहले ही बहुत खरीद लिए हैं। वो कहती है कि ये तो बहुत ही महंगे हैं और अगर कुछ खरीदना ही है तो उन दोनों के लिए होटल का पैकेज ही खरीद लो कि वो साथ में जाएंगे। ये सुनकर तो वो चौंक ही जाता है। और वहाँ गाँव में देखते हैं कि आरा कॉफ़ी की डिलीवरी के लिए जा रही थी, तो मूवन उसकी हेल्प करता है और उसके साथ वो कॉफ़ी एक ओल्ड कपल के घर तक ले जाता है। लेकिन उन दादाजी की तबीयत खराब थी, इसलिए उन्हें अपनी पीठ में वॉशरूम तक ले जाता है, पर वो उसके कपड़े ही गंदे कर देते हैं। लेकिन उसे कोई बुरा नहीं लगता, वो अपने कपड़े धोता है। इससे तो आरा के मन में उसके लिए फीलिंग्स आने लग जाती हैं। जबकि दूसरी तरफ ये जिन मैथ्यू पर थोड़ा नाराज़ हो रही थी कि उन्हें अकेले टाइम स्पेंड करने को तो मिला ही नहीं। वो गाँव वालों को लेकर आया है तो उनके साथ ही चला जाए। वो समझ आता है कि वो गुस्सा है, इसलिए कहता है कि हमारी डेट तो अभी शुरू हुई है। तो वो बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, साथ मिलकर पढ़ते हैं। फिर बाद में बात करते हुए एजेंट उससे पूछती है क्या तुमने कॉस्मेटिक पर फिर काम करने के बारे में सोचा है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो तुम्हारी फोटो देखी थी उसमें तुम बहुत खुश लग रहे थे और मैंने पहली बार उसमें तुम्हें स्माइल करते हुए देखा था। वहीं लेटॉयल में दिखते हैं कि मिशेल कुछ फाइल्स देख रही थी कि असिस्टेंट होने के आते ही वो उसे एक लॉकर में छुपा लेती है, तो वो भी उसे जल्दी से पार्किंग लॉट में ले जाता है कि उसकी कार में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो वो तुरंत ही वहाँ के लिए निकल जाती है। लेकिन ये बस उसकी एक चाल थी ताकि एरिक को उसके ऑफिस में छानबीन करने का मौका मिल जाए। जबकि वो जैसे ही वहाँ अपनी कार के पास पहुँचती है तो ये देखकर तो उसका खून उबल जाता है कि वो इमरजेंसी ये थी कि उसने उसके लिए कार में सैंडविच रखा है, इसलिए गुस्से में वापस ऑफिस आती है। लेकिन वहाँ एरिक नहीं था और सब कुछ नॉर्मल था। वहीं मैथ्यू सब गाँव वालों को वापस ले जाता है, पर सोमी अपनी बहन के साथ जाने से मना कर देती है और मैथ्यू के साथ चली जाती है। वो इस बात से गुस्सा थी कि उसकी बहन ने उसे सोल में कुछ खाने ही नहीं दिया। फिर जब वो सो जाती है तो मैथ्यू उसे घर ले जाता है। तब जीनी उसे बताती है कि वो सोमी के साथ सोल में शिफ्ट हो रही है, क्योंकि डॉक्टर ने वहाँ के किसी बड़े हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए कहा है और कुछ भी पता चलने से पहले उनका निकल जाना ही ठीक है। पर मैथ्यू चाहता था कि वो स्क्रीम का सच उसे बताए कि वो उसने ही बनाई थी और सोमी यहाँ अपने स्कूल में बहुत खुश है, तो अगर जाना ही है तो उसे जाना चाहिए। लेकिन जीनी नहीं चाहती थी कि सोमी को कुछ भी पता चले। फिर जब वो घर जाता है तो जीनी उसे फ़ोन करके बताती है कि सोमी घर पर नहीं है, वो कहीं चली गई है और उसका फ़ोन भी बंद है। सारे गाँव वाले परेशान हो जाते हैं, उसे ढूंढने लगते हैं। लेकिन मैथ्यू को वो उसके घर के पास मिलती है। वो रो रही थी, तब उसे बताती है कि उसे क्रीम की पूरी सच्चाई पहले से पता थी और उसने उसकी और जिनी की बातें सुन ली थी। वो नहीं चाहती कि मैथ्यू यहाँ से जाए। तब उसे प्रॉमिस करता है कि वो कभी नहीं जाएगा। फिर जब वो उसे जिनी के पास ले जाता है तो सोमी उसे भी यही कहती है कि वो कहीं नहीं जाएंगे। फिर नेक्स्ट एरिक को देखते हैं। लास्ट टाइम जब वो मिशेल के ऑफिस में घुसा था तब उसने लॉकर में रखी वो फाइल देख ली थी। उससे उसे ये पता चलता है कि उसकी बहन एशियन मार्केट में फैलने का प्लान बना रही है। वहीं मैथ्यू येजिन को बताता है कि अब वो फिर से कॉस्मेटिक डेवलप करने का काम शुरू करने वाला है, क्योंकि उसने सोमी से प्रॉमिस किया है कि वो उसके लिए एक परफेक्ट क्रीम बनाएगा। इस बीच मिशेल चांगहो से मिलती है और यहाँ हमें पता चलता है कि चांगहो ओजुनियोक बायो का रॉ मटेरियल लेटॉयल को देने वाला था। तब चांगहो मिशेल को उनके नए प्रोडक्ट के बारे में बताया था कि वो लोग एक नया कॉस्मेटिक बनाने वाले हैं। 5 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था गुड मॉर्निंग क्रीम वाला, उसे कोई भी भूल नहीं पाया है। तो चांगहो का ये प्लान था कि उस टाइम भी वो फेल हुआ और इस टाइम भी वो फिर नई क्रीम में ऐसी गड़बड़ी करेगा कि मैथ्यू फिर कभी इस बारे में सोचेगा तक नहीं। मतलब चांगहो उसे पूरी तरह बर्बाद करना चाहता था। वहीं येजिन घर जाती है तो देखती है कि मैथ्यू कॉस्मेटिक को लेकर स्टडी कर रहा था। दिन भर लैब में काम करने के बाद भी घर पर ये सब। येजिन पूछती है कि तुम थके नहीं हो क्या? वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो येजिन भी उसकी हेल्प करने लग जाती है, लेकिन हेल्प क्या करती, वो उसे देखने पर लगी हुई थी। तो मैथ्यू से एक नोट देता है कि अपनी ब्यूटी से मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, समझी? ये देखकर तो वो हंसने लग जाती है। काफ़ी टाइम हो गया था तो येजिन भी उसे सोने का बोलकर चली आती है। लेकिन फिर काफ़ी देर बाद बाहर आती है तो मैथ्यू अभी भी काम पे लगा हुआ था। कहती है कि तुम अब तक सोई क्यों नहीं? तो वो पूछता है कि तुम्हें नींद आने में फिर दिक्कत हो रही है क्या? वो बताती है कि अब मैंने पिल्स लेनी बंद कर दी है। जैसे तुम अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़े, अब मैं भी वैसे ही बढ़ूंगी, इसलिए पिल्स नहीं लूंगी। तो मैथ्यू उसे सोने के लिए कहता है और आज उसके साथ रूम में सोने के लिए भी जाता है। ये देखकर तो वो कुछ और ही सोचने जाती है, पर लास्ट टाइम की तरह ही हो जाता है। इस बार मैथ्यू उसे कुछ एक्सरसाइज करवाने लगता है कि अपनी मसल्स को लूज करो और ऐसे सोचो कि तुम कोई जेलीफिश हो जो ओशन में तैर रही हो। ये स्लीप मेथड है, इससे 2 मिनट में नींद आ जाती है। वो मजाक करने लगती है, हंसने लगती है, तो मैथ्यू उसे कुछ और इमेजिन करने को बोलता है। लेकिन वो उसके एकदम क्लोज आ जाती है कि जब तुम पास में हो तो दोनों को साथ में इमेजिन करते हैं। लेकिन फिर इसे कुछ फील होने लगता है, इसलिए दूर हट जाती है। तो अब शुरुआत उसने कर दी थी, मैथ्यू इसे खत्म करता है। वो येजिन को किस कर देता है, फिर क्या दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन येजिन को देखते हैं, वो अपने पुराने कलीग से मिलती है और वो वापस अपनी कंपनी ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन अब उसका खुद का एक प्रोग्राम होगा और वो भी प्राइम टाइम स्लॉट में। ये सुनकर तो सब बहुत खुश होते हैं।
वहीं मैथ्यू अपने प्रोडक्ट के काम में लगा हुआ था और रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिल रहा था, इसलिए मूव ऑन को बताता है उसने नूरी मशरूम से एक नए तरीके से नया इंग्रेडिएंट निकाला था जिससे घाव जल्दी भर जाते हैं। तो अब वो ऐसी क्रीम बना सकता है जिससे स्किन रीजनरेट होती है। अगर ऐसा हुआ तो इनकी ये क्रीम सक्सेस हो जाएगी। तभी चांगो उनके लिए खाने पीने का सामान लेकर पहुंचता है तो मोहन ये कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक टाइम पर आए हो। एक गुड न्यूज़ है, हमें हमारा पहला कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मिल गया है, एक रीजनरेटिव क्रीम। मैथ्यू ने नूरी मशरूम से एक नया मटेरियल डेवलप किया है। इससे चांगो सरप्राइज होता है, लेकिन दिखाने के लिए तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है, पर ये भी कहता है कि प्रोसेसिंग पे ध्यान रखना क्योंकि ये वैसे ही महंगा है, तो कहीं एंड में प्रोडक्ट महंगा ना बन जाए। इसके बाद मैथ्यू एकदम अच्छे से तैयार होकर एक रेस्टोरेंट जाता है जहाँ उसने ये जिनको बुलाया था। उसे देखकर वो कहती है कि तुम इस तरह से क्यों आए हो। सोचने लगती है कि कहीं ये प्रपोज तो नहीं करने वाला, और वो भी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लेकर आया हूँ। बस इतना ही सुनते वो खुश आती है, पर कहती है कि मुझे हिंट तो देते, मैं अच्छे से बनकर आती ना। वो हंसने लगता है क्योंकि वो समझ गया था कि ये क्या सोच रही है, इसलिए उसे वो प्रपोजल दिखाता है जिसमें कि वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसके लिए प्रपोजल लेकर आया था, कि उसकी वजह से ही वो ये सब कर पाया। तो क्या अब इसे खत्म करने के लिए वो उसकी हेल्प करेगी, उन्हें ज्वाइन करेगी, और अगर वो उसके साथ होगी तो उसे कोई चिंता नहीं होगी। ये जिन इसके लिए हाँ कर देती है। बस इसके बाद दोनों ही अपने काम में लग जाते हैं और फाइनली क्रीम का सैंपल बनकर तैयार हो जाता है। तो उसके प्रमोशन के लिए मैथ्यू की टीम येजिन से मिलती है। तो अब जैसा कि उसकी आदत थी, उसे प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ कमी तो दिखती ही थी। तो इस क्रीम के लिए भी कहती है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी स्ट्रांग है, तो इससे सेल्स पर असर पड़ सकता है। वो कहता है कि मतलब तुम ये कह रही हो कि सिर्फ बेचने के लिए मैं इसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस ऐड कर दूं। वो कहती है हाँ, मार्केट में ऐसे ही काम चलता है। तो बस इस टॉपिक पर उन दोनों का आर्गुमेंट होने लगता है। दोनों ही अपनी अपनी बात पर टिके थे। यूजिन कहती है कि सिर्फ खुशबू के दम पर ही कितने कॉस्मेटिक सक्सेस हुए हैं। वो गुस्सा होने लगता है कि इसे मैंने बनाया है, तो मुझे पता है कि ये किस लिए बेस्ट है, और जो इसे एक बार यूज़ करेगा उसे ये खुशबू अपने आप पसंद आने लग जाएगी। उनकी बहस तो खत्म होने के बजाय और ही बढ़ी जा रही थी, इसलिए वो 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं और गुस्से में दोनों बाहर चले जाते हैं। बेचारे गीहून और सुनमी तो टेंशन में आ गए थे कि क्या हम इस प्रोडक्ट को बेच पाएंगे भी कि नहीं, इसलिए उनसे बात करने जाते हैं। देखते हैं कि उनका तो अलग ही चल रहा था। कहाँ वो डर रहे थे कि दोनों गुस्सा होंगे, पर ये तो एकदम नॉर्मल थे। ये जिन तो कह रहे थे कि तुम आराम से नहीं बोल सकते थे। वो भी कहता है कि अगली बार से ध्यान रखूंगा, बिल्कुल जैसे प्यार में बावले पंछी हों। ये देखकर तो सुम्मी को भी काम की याद आ जाती है, तो उसे कॉल कर देती है और बेचारा गेहूं अकेला ही रह जाता है। वो किसे ही फोन करेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि क्रीम ने ट्रायल टेस्ट पास कर लिया था, यानी कि वो पूरी तरह से सेफ थी। पर अब तक मैथ्यू ने इस क्रीम का कोई नाम डिसाइड नहीं किया था। इसके लिए वो सोमी के पास जाता है और उससे नाम पूछता है कि क्या रखूं। वो कहती है कि इसका नाम नूरी क्रीम रखो। स्कूल में मैंने पढ़ा था कि नूरी का मतलब होता है पूरी दुनिया, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एक दिन ये क्रीम पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। ये नाम मैथ्यू को भी पसंद आता है। तब सोमी कहती है कि मैं भी इसका यूज़ करूंगी। तब मैथ्यू जिनी को एक गिफ्ट देता है जो कि ये जिन ने भिजवाया था। उसके लिए एक ड्रेस थी और एक नोट था कि HIT में अप्लाई करने का सिर्फ उसके पास आज का मौका है, तो इसका फ़ायदा उठाओ और अपना टैलेंट साबित करो। फिर नेक्स्ट फाइनली नूरी क्रीम अब पूरी तरह से तैयार हो गई थी। तब मैथ्यू सबसे पहले उसे ये जिन को दिखाता है। वो बहुत खुश होती है और रोने लग जाती है कि इसके लिए तुमने कितनी मेहनत की, मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो। तो इस क्रीम को लेकर ये जिन डायरेक्टर डोंग के पास जाती है, उन्हें इस बारे में बताती है कि उसे उसका पहला प्रोडक्ट मिल गया है। वो भी ये जिन के लिए खुश थी। इस खुशी में अब सब लोग पार्टी करने जाते हैं और मोहन तो इतना खुश था कि सबसे कहता है कि जिसे जितना खाना है पीना है सब खाओ, सब कुछ मेरी तरफ से है। तब मैथ्यू और ये जिन का एक दूसरे के लिए प्यार देखकर, केयर देखकर सुंगमी कांग को मिस करने जाते हैं। इससे सबके जाने के बाद ही वो वहीं ड्रिंक करने पे लगी हुई थी कि तभी कांग वहीं पहुंच जाता है तो सुंगमी उसे किस कर देती है। फिर अगले दिन एरिक को देखते हैं, वो रनिंग कर रहा था कि अचानक से बारिश होने लगती है। तब उसे फिर ये जिन मिल जाती है। मतलब जब भी दोनों मिलते हैं तो बारिश होती ही है। फर्स्ट टाइम भी वो बारिश में ही मिले थे। तब एरिक उससे पूछ लेता है कि उस दिन तुम आई क्यों नहीं थी, जब वो रेस्टोरेंट में उसका वेट कर रहा था। फिर दिखाया जाता है कि वो एरिक से मिलने के लिए खुश थी, इसलिए पिल्स लेकर टाइम पर सो गई थी। लेकिन जब उसकी नींद खुली तो शाम हो चुकी थी, और जब तक वो रेस्टोरेंट पहुंची तब तक एरिक जा चुका था। मतलब तब उनकी किसी से मिलना था ही नहीं। लेकिन फिर भी येजिन के लिए उसके साथ बिताया हुआ वो पल भी अच्छा था। तब वो कहता है कि उन पलों को इतना खास बनाने के लिए थैंक्स, और तुम्हारी सिंसियरिटी और डेडिकेशन की वजह से मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए। उन सब के लिए तुम्हारा थैंक्स। फिर दिखाया जाता है कि नूरी क्रीम के लॉन्च होने के लिए बस कुछ ही टाइम रह गया था, और उसके प्री रिलीज ट्रायल इवेंट के लिए बहुत लोगों ने अप्लाई किया था। लोगों के बीच में ये क्रीम एक हॉट आइटम बना हुआ था। इस बीच मिशेल को देखते हैं। उसे सेक्रेटरी हुन के बारे में पता चल गया था कि वो एरिक से मिला हुआ है और उसका सपोर्ट कर रहा है, इसलिए उसे जॉब से निकाल देती है। और जाने से पहले वो मिशेल के उस नए सेक्रेटरी को मार के जाता है जिसने उसकी पोल खोली थी, लेकिन फिर खुद ही पिट के आता है और फिर एरिक से मिलता है, उसे भी सब बता देता है। यहाँ तक कि वो मिशेल की गाड़ी का डैशकैम लेकर आया था, लेकिन अब उन्हें मिशेल की आगे की चालों को पता नहीं चल पाया कि वो क्या करना चाहती है, कहाँ जाती है। दूसरी तरफ नूरी क्रीम को लेकर एक ब्यूटी क्रिएटर ने ये पोस्ट किया था कि ये क्रीम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इससे उसका फेस और खराब हो गया है, और इसे एक और गुड मॉर्निंग क्रीम इंसिडेंट का नाम दिया जा रहा था। ये बातें इंटरनेट में चारों तरफ फैल गई थी।
कि तभी ये जिन को मैथ्यू का कॉल आता है। उसे भी पता चल गया था। कहता है कि मैं इस मामले को संभाल लूंगा। कि तभी उसे गांव से खबर मिलती है। वो तुरंत वहां के लिए निकल जाता है क्योंकि इस इंसिडेंट की वजह से पुराने जो विक्टिम थे वो सवाल उठाने लग गए थे और उन्हीं लोगों ने गांव में तमाशा कर लिया था। हर तरफ ये लिखा था कि मैथ्यू क्रिमिनल है, उसे क्राइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और तो और मैथ्यू के घर में भी घुसकर हंगामा कर रहे थे। कि तभी मैथ्यू वहां आता है तो एक आदमी गुस्से में से जोर का थप्पड़ मारता है, उस पर चिल्लाता है कि उसके बच्चों की हालत उसकी वजह से खराब हुई और फिर वो ऐसे क्रीम बना रहा है। कहता है कि वूसू ने तब उसकी जिम्मेदारी ली थी, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम अपनी जिम्मेदारी कब लोगे? और बाकी सब भी उसे कोसते हुए चले जाते हैं। इससे तो मैथ्यू टूट जाता है। कहता है कि ये सब ठीक करने के बाद मैं गांव छोड़कर चले जाऊंगा। और अब ये सब देखकर तो वो लोग जो मैथ्यू के साइड थे वो भी सब डर गए थे और उसके खिलाफ हो गए थे। लेकिन दादी मां उन पर गुस्सा करती है, रोने लगती है कि तुम लोग ये कैसे सोच सकते हो, तुम सब ने मैथ्यू की हमेशा हेल्प ली है, तुम्हें वो भी याद नहीं है। लेकिन एक लेडी कहती है कि आपको क्या फर्क पड़ता है, आप इसके बारे में इतना क्यों सोच रही हो, हमारे गाँव का एक ही दिन में क्या हाल बन गया है। पर वो तो मैथ्यू को गले लगा लेती है कि ये मेरे बेटे जैसा ही है और जोर जोर से रोने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनका एक बेटा था जो हमेशा उनकी चिंता करता था, लेकिन वो उसके लिए कभी कुछ नहीं कर पाई। और फिर एक दिन जिस दिन उसका बर्थडे था उसी दिन उसकी मौत हो गई। उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि वो अपने बेटे को उसका फेवरेट खाना बनाकर खिला भी नहीं पाई। फिर जब उन्होंने मैथ्यू को ऐसी हालत में देखा तो उसमें उन्हें अपना बेटा दिखाई देने लगा। इसलिए वो हमेशा से मैथ्यू की इतनी फिक्र करती थी, उसके लिए इतना करती थी और अब वो फिर अपने बेटे को नहीं खोना चाहती थी। इस बीच कंपनी में युंजी को देखते हैं, चांगो उससे मिलने आता है और उसे बात करने के लिए साइड में बुलाता है। तो सॉन्ग उन्हें देख लेती है। युंजी उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम यहाँ क्यों आए, मैंने अपना काम कर दिया है ना, तो मुझसे अब कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो तो उसे थैंक्स करने आया था क्योंकि स्नोरी क्रीम को भी बर्बाद करने में उसने उसकी हेल्प की थी। लेकिन वो मैथ्यू को पूरी तरह तोड़ना चाहता था कि अब वो फिर कोई क्रीम बनाने की हिम्मत ना करे। जबकि दूसरी तरफ उनको मिशनरी की गाड़ी के डैश कैम से ये पता चला था कि वो किससे मिली थी। तो एरिक को वो फुटेज दिखाता है और एरिक वो फुटेज मूवन और मैथ्यू को दिखाता है। उनसे पूछता है कि ये कौन है, तो उसे पता चलता है कि ये चांगहो है, एचओ कॉस्मेटिक का ओनर। तो पूछता है कि फिर उसने तुमसे रॉ मटेरियल क्यों खरीदा, इसका तो उसने कोई रीजन भी नहीं दिया। और वो मेरी बहन से क्यों मिला, हमारी कंपनी में लॉ ऑफ इनसेंस मेन प्रोडक्ट है, वो हमेशा से तुम्हारे मटेरियल यूज करते आ रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि चांगो ने वो उसे देने के लिए तुमसे डील की थी। इसके बाद मैथ्यू चांगो की कंपनी एचओ कॉस्मेटिक के क्लाइंट से मिलने जाता है, लेकिन सारी कंपनियां बंद हो चुकी थी। वो बताते हैं कि उसकी बातों में आकर उन्होंने उसके साथ एक डील साइन की थी, लेकिन उसने उनकी सारी कोर टेक्नोलॉजी चुरा ली और उनका बिजनेस इतना छोटा था कि पेटेंट भी नहीं करा सकते थे। और जिसने उनके खिलाफ केस किया उन्हें भी कुछ नहीं मिला। वो ये भी बताते हैं कि एचओ कॉस्मेटिक के पास अपना कुछ नहीं होता, वो अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को चुरा कर उनकी सस्ती कॉपी बनाकर बेचते थे। और एक जो अब जेल में थी उसने बताया था कि चांगो की कंपनी मटेरियल ही बदल देती थी। वो कहते थे कि महंगे मटेरियल की जरूरत नहीं है और फिर प्रोडक्ट को महंगा ही बेचते थे। तो तुम भी ध्यान रखना, वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। इससे मैथ्यू को ध्यान आता है कि चांगो ने उनके क्रीम के लिए भी कहा था कि इसकी प्राइस पर ध्यान दे, जितना हो सके मटेरियल सस्ता यूज करना। और वूसू के फ्यूनरल पर चांगो ने यही इल्जाम वूसू पर लगाया था कि उसने मटेरियल बदल दिया था। तो मतलब असल में वो काम उसका खुद का था। दूसरी तरफ मुआन भी परेशान था तो आरा के कॉफी शॉप जाता है कॉफी पीने के लिए, लेकिन वो तो बंद करके बस निकल ही दी थी। तो जाने लगता है कि अगली बार आ जाऊंगा, पर वो उसे अल्कोहल ऑफर करती है। उसे परेशान देखकर पूछती कि क्या हुआ, तो वो बताता है कि कोई है जिसने हमारे साथ रहकर हमारा दोस्त बनकर हमें धोखा दिया। वो कहती है कि ये इतना बुरा नहीं है, उस बुरे इंसान की वजह से बुरा फील मत करो, उसे कोई आइडिया भी नहीं है कि तुम्हें कितनी परेशानी हो रही होगी। फिर कहती है कि जब भी मैं अपसेट होती हूँ तो कुछ गर्म पीती हूँ, इसलिए उसके लिए कॉफी बनाने चली आती है। वहीं ये जिन उस इन्फ्लुएंसर के पोस्ट के नेगेटिव कमेंट्स पढ़ रही थी कि तभी सुनमी से कॉल करके बुलाती है और वो और गेहून उसे बताते हैं कि उन्होंने ये नोटिस किया है कि वो इन्फ्लुएंसर और बाकी के जिन लोगों ने भी क्लेम किया है कि वो क्रीम बेकार है, वो सब नूरी क्रीम के प्री रिलीज टेस्टर थे। लेकिन ये अजीब है क्योंकि हमने अपने सैंपल्स बहुत जगह भेजे थे पर वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई और सिर्फ उन्हीं क्रीम को फिर टेस्ट करने के बाद भी उनमें कोई दिक्कत नहीं निकली। तो मतलब गड़बड़ी कहीं और हुई है। इसलिए वो उन लोगों को फ़ोन करते हैं पर कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। और अगर वो ये कहते भी हैं कि इस क्रीम में कोई दिक्कत नहीं है तो कोई यकीन नहीं करेगा। इसलिए सब परेशान हो गए थे कि तभी येजिन को जिनी का कॉल आता है। वो मैथ्यू की हेल्प करना चाहती थी तो येजिन उसके और सोमी के साथ एक लाइव शो करती है जिसमें जिनी सोमी की स्किन की कंडीशन के बारे में बताती है कि मेरी बहन की स्किन कुछ भी लगाने पर एकदम रिएक्ट करती थी, लेकिन ये हर रोज नूरी क्रीम लगाने लगी पर कोई इरिटेशन नहीं हुई। और फिर सोमी भी बताती है कि ये क्रीम बहुत अच्छी है, इससे कोई इचिंग नहीं होती। येजिन भी वो लैब टेस्ट रिपोर्ट दिखाती है कि इस क्रीम में कोई गड़बड़ी नहीं है, इसमें एक भी हार्मफुल सब्सटेंस नहीं है। इस बीच सॉन्ग को देखते हैं, उसने चांगो के बारे में पता किया था क्योंकि युंजू से मिली थी। फिर वो उससे मिलने जाती है और चांगो के बारे में पूछती है कि तुम उसे कैसे जानती हो, और उसे ये पता चला था कि वो उस गुड मॉर्निंग क्रीम का ब्रॉडकास्ट करने वाली थी। तो उससे एक फेवर मांगती है, कहती है कि मैं अपनी बेटी को बचाना चाहती हूँ तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इसके बाद युंजी फिर येजिन से मिलती है और उसे सब कुछ बता देती है कि उस गुड मॉर्निंग क्रीम को लेकर जो कहा गया था कि किसी ने उसकी रिश्वत ली,
वो असल में मैं ही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि चांगो को पता चला था कि युंजी का एक सीक्रेट बच्चा है, इसलिए उसने उसे गुड मॉर्निंग क्रीम को एचआईटी के प्राइम टाइम स्लॉट की लिस्ट में शामिल करने को कहा कि बदले में वो उसे बहुत सारे पैसे देगा, क्योंकि वो ये भी जानता था कि उसके बच्चे की सर्जरी के लिए उसे पैसों की जरूरत है। तो वो मना नहीं कर पाई, पर ये सब बताने में अब देर हो गई थी। लेकिन उसके पास उसकी और चांगो की रिकॉर्डिंग थी, जिसका यूज वे सबूत के तौर पर कर सकती है। वहाँ मैथ्यू वुसू के घर जाता है और उसका रूम चेक करने लगता है, तो उसे उसका फोन मिलता है जिसमें कि वुसू ने चांगो को बहुत सारे मैसेज किए थे, रिक्वेस्ट की थी कि वो सब सच बता दे, यहाँ तक कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। सच बताने के बाद उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो मैथ्यू सीधे चांगो के पास जाता है, उसे मैसेज दिखाकर पूछता है कि ये सब क्या है, लेकिन वो इतना बेशरम कहता है कि अब इस बारे में लड़के क्या करना, वुसू को अच्छा थोड़ी लगेगा कि हम उसकी वजह से ऐसे लड़ रहे हैं। तो मैथ्यू को इतना गुस्सा आता है कि उसका कॉलर पकड़ लेता है, कहता है कि अपनी गंदी जुबान से वुसू का नाम तक मत लेना, लेकिन वो फिर भी वुसू को ही ब्लेम कर रहा था। तो मैथ्यू उसे एक जोर का मारता है और उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें युंजी उसे कह रहे थे कि तुमने तो कहा था कि सस्ता मटेरियल यूज करने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लोगों को दिक्कत हो रही है। तब वो उसे कह रहा था कि तुमने भी तो पैसे लिए और अपना शो अपनी जूनियर को दे दिया, क्योंकि तुम भी जानती थी कि उस क्रीम में दिक्कत होगी, तो अब मुझे मत सिखाओ। फिर यहाँ हमें ये भी दिखाया जाता है कि वुसू को सब पता चल गया था और चांगो ने उससे कहा भी था कि वो सब जिम्मेदारी लेगा, लेकिन फिर वो मुकर गया कि मैंने कब कहा। और ऊपर से सारा इल्जाम वुसू पर डाल रहा था कि तुमने ये सब किया है। कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मटेरियल क्यों बदला। इससे तो वुसू एकदम टूट गया था, उसे यकीन नहीं था कि चांगो ऐसा कर सकता है, और उसे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि उसकी वजह से ही चांगो ऐसा बन गया और शायद इसी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब मैथ्यू उस गुड मॉर्निंग क्रीम पर काम कर रहा था, तो चांगो उसके पास आया और एक गलती बताई, कहा कि इंग्रेडिएंट लिस्ट में एक कंटेंट मिसिंग है, तो आगे से ध्यान रखना। मतलब तब तक वो अपने काम को लेकर बहुत ही अलर्ट था। फिर वो साथ में डिनर के लिए जाते हैं, तो सब लोग साथ में बहुत खुश थे, लेकिन अब चांग का सच बाहर आ गया था। वो मैथ्यू को बात करने के लिए कहता है, पर मैथ्यू ये कहता है कि तुम्हें कम से कम लास्ट टाइम वुसू की बात तो सुननी चाहिए थी। तो वो कहता है कि क्या सुनता मैं, वो बस यही कह रहा था कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, बकवास किया जा रहा था। इससे मैथ्यू को बहुत बुरा लगता है कि मतलब अब तक भी तुम नहीं बदले हो, लेकिन वो अभी भी इस बात पर अटका हुआ था कि मेरी वजह से ही तुम बिना किसी टेंशन के रिसर्च कर पाए, क्योंकि मैंने डेवलपमेंट फंडिंग की। फिर हमें दिखाया जाता है कि वुसू चाहता था कि उनके नए प्रोजेक्ट के लिए मैथ्यू टीम लीडर बने। भले ही चांगो को बनना चाहिए था, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस था, पर वुसू का मानना था कि मैथ्यू डिटेल्स पर फोकस करता है, तो वही इसके लिए सही है। पर चांगो ने उनकी बात सुन ली थी, इसलिए उसे बहुत बुरा लगा। तो मतलब इसी वजह से उसने उन्हें धोखा दिया। ये जानने के बाद मैथ्यू उसे लूजर बोलकर चला जाता है। घर पहुंचता है तो ये जिन बाहर ही उसका वेट कर रही थी। तब दोनों वॉक करने लगते हैं। ये जिन उसे अच्छे से फील कर पा रही थी कि वो क्या सोच रहा है और किस कंडीशन में है। कह दिए कि हमने अच्छा काम किया है, और अगर तुम्हारे मन में भी कुछ है तो बोल सकते हो, अपना मन हल्का कर दो। तो वो बताता है कि उस इंसिडेंट के 5 साल बाद मैं एक बस टर्मिनल में गया था और फिर अगली बस में बैठ गया, फिर ऐसी जगह उतरा जहाँ किसी को जानता नहीं था, और ऐसे चलते चलते मैं देपोंग गांव में पहुंच गया। शायद वुसू ने ही मुझे वहां भेजा था। मुझे खुशी है कि वो मेरा दोस्त था। एजिन कहती है कि तुम्हें बहुत थक गए होंगे ना, तो मेरे कंधे पर सर रख सकते हो। पहले वो हंसता है और फिर सर रख लेता है, लेकिन ऐसे अनकंफर्टेबल हो रहा था तो उसे गले लगा लेता है। फिर अगले दिन युंजी को देखते हैं, वो कंपनी से अपना सामान लेकर जा रही थी। उसने जॉब छोड़ दी थी क्योंकि उसने पब्लिक कन्फेशन में अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली थी और सच बता दिया था। और यहाँ तक कि चांगो के बारे में कि नूरी क्रीम के लिए उसने उन इन्फ्लुएंसर और बाकी सब टेस्टर्स को रिश्वत दी थी, तो अब पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट करेगी। इसकी शुरुआत हो भी जाती है। चांगो के ऑफिस में छापा पड़ जाता है। वहाँ मिशेल भी परेशान थी। चांगो से कॉल कर रहा था लेकिन वो उठाती नहीं, और अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि ये सब फिनिश करके मैं वापस चली जाऊंगी, इसलिए फ्लाइट टिकट बुक कर लेना। पर वो ये भी जानती थी कि हुन उसकी गाड़ी का डैशकैम ले गया है, तो कोई और प्रॉब्लम खड़ी ना हो, इससे पहले उन्हें फैक्ट्री मैनेजर से निपटना होगा। पर हुन और एरिक दोनों ही उससे पहले उस तक पहुंच गए थे। वो मैनेजर अपनी गलतियों की माफ़ी के लिए मंदिर जाता है, चर्च जाता है, जहाँ भी जाता है मिशेल के आदमी से पहले वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे पुलिस स्टेशन जाकर अपना क्राइम कन्फेस करने के लिए कहते हैं। यहाँ तक कि उनसे बचने के लिए वो जंगल में तक छुप गया था, पर वो वहाँ भी पहुँच जाते हैं। तो फाइनली इतना पीछे पड़ने के बाद वो उन लोगों को एविडेंस दे देता है। उसमें उसकी और मिशेल की रिकॉर्डिंग थी, जिसमें मिशेल ने उसे एसेंस में माइक्रो मिलाने के लिए कहा था, और वो ये भी कहता है कि वो खुद भी पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर देगा। अब मिशेल की सच्चाई बाहर आ गई थी कि उसने ये सब किस लिए किया, कि एरिक की कोरिया मार्केट में एंट्री ना हो पाए, वो सक्सेसफुल ना हो पाए, बस इसलिए उसने अपना ही प्रोडक्ट खराब कर दिया और इसलिए उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। इन सबसे एरिक को कहीं ना कहीं बहुत बुरा लग रहा था, तो मिशेल के पास जाता है, कहता है कि हमारे बीच पहले तो ऐसा नहीं था ना, तुम ही थी जिसने मुझे बुरे बच्चों से बचाया था, मुझे ये दुनिया दिखाई थी। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें कभी पसंद किया ही नहीं था, मैंने वो बस इसलिए किया क्योंकि इससे डैड बहुत खुश होते थे, मेरी तारीफ करते थे। जब से तुम और तुम्हारी माँ मेरी लाइफ में आए, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, डैड और मेरे बीच दूरियां आ गई। पर ये जानने के बाद भी एरिक नहीं चाहता था कि उसने अपनी बहन के साथ जो अच्छी मेमोरी बनाई है वो खराब हो, इसलिए कहता है कि ये जो बात अभी हुई है मैं उसे भूल जाता हूँ। जबकि वहाँ चांग हो अभी भी मिशेल को फोन कर रहा था, पर वो उठा ही नहीं रही थी, तो अपने कुछ गुंडों को गांव भेज देता है। फिर गांव में देखते हैं
कांग जब जा रहा था तो सामने से उन गुंडों की गाड़ी आ रही थी, लेकिन फिर वही वन वे रोड होने की वजह से वो रुक गए थे। तो उससे मशरूम फार्म का एड्रेस पूछते हैं। वो पूछता है कि आप लोगों को क्या काम है, लेकिन वो बहुत रूडली बात करते हैं। कहते हैं कि अगर तेरे को नहीं पता है तो निकल यहाँ से। इससे कांग का ईगो हर्ट होता है और वो उनसे बात करने जाता है, पर वो इतने सारे थे कि उसे पीट कर चले आते हैं। फिर हथियार लेकर फार्म में घुस जाते हैं। उन्हें देखकर मैथ्यू समझ आता है कि ये चांगो के आदमी है, क्योंकि उस जेल वाली लेडी ने उसे बताया था कि अगर चीजें उसके हिसाब से नहीं होती तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे मारपीट ही क्यों ना करनी पड़े। लेकिन मैथ्यू उन्हें ऐसे ही अपनी मेहनत बर्बाद करते तो नहीं देख सकता था, इसलिए उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तो सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगते हैं और उसे भी मारने लगते हैं कि तभी मूव ऑन वहां आ जाता है। कहता है कि अगर किसी ने भी इसे हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा, पर एक ही शॉट में वो खुद ही बेहोश हो जाता है। आरा भी उसके साथ ही। तो पुलिस को फोन करने लगती है कि इतने में कांग गांव वालों को लेकर वहां पहुंच जाता है। उनके पास अपने ही वेपन थे, वो ब्लोअर और मच्छर मारने का रैकेट ही लेकर आ गए थे। कांग मैथ्यू से कहता है कि ये सब हम पर छोड़ दो। फिर सब मिलकर उनकी अच्छे से धुनाई करते हैं। जिससे पास जो था बस उससे ही मारे जा रहा था। मार खाने के बाद तो सब भाग ही जाते हैं, लेकिन आगे जाकर गांव के बाकी लोग बस ले आते हैं और पीछे से पुलिस भी आ गई थी। बस फिर क्या, पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। फिर मैथ्यू को देखते हैं, उसे चांगो का मैसेज मिलता है। वो ये कह रहा था कि मैं गलत नहीं हूँ, और कहीं ना कहीं उसकी बातों से मैथ्यू समझ गया था कि वो सुसाइड करने वाला है। इसलिए वो जल्दी से उसके पास भागता है। देखता है कि वो छत के एकदम साइड खड़ा था। उससे कहता है कि नीचे आ जाओ, सब कुछ ठीक है, कुछ गलत नहीं हुआ है, बस तुम नीचे आ जाओ। तुम मर नहीं सकते, तुम्हें जीना होगा। अपनी गलती के लिए तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। लेकिन वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। भले ही अंदर से जानता था कि वो ही गलत है, लेकिन इसके बाद भी वो कूद जाता है। फिर जैसे ये जिनको खबर मिलती है, उसे मैथ्यू की चिंता होने लगती है, तो फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचती है। लेकिन वो तो एकदम ठीक था। तो गुस्से में उसे धक्का देती है कि तुमने मुझे डरा दिया था। लेकिन वो कहता है कि मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। तो गुस्से में वो उसे सच में जोर का एक मुक्का मार देती है। तो उसके सच में ही दर्द होने लगता है। वहीं मार खाने के बाद से भुवन को भी होश आता है। तब वो कांग को आरा समझकर उसे किस कर देता है। आरा ये देख लेती है, डॉक्टर से कहती है कि क्या हमें इसे किसी और हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, क्योंकि इसकी हालत ठीक नहीं लग रही है। पर वो कहता है कि नहीं, इसे कुछ नहीं हुआ, ये एकदम ठीक है। और मैथ्यू और येजिन भी गांव वापस जाकर फार्म देखने आते हैं। तो गांव वाले पहले से सब ठीक करने में लगे हुए थे कि ये मशरूम हमारे गांव का खजाना है, तो हमें इसे ठीक करना होगा। ये देखकर तो वो इमोशनल हो जाता है कि सब गांव वाले उसकी कितनी चिंता करते हैं, उसका साथ देते हैं। और वो भी कहते हैं कि हम जितना जल्दी से ठीक करेंगे तभी तो तुम नूरी क्रीम बना पाओगे ना। दादी माँ भी कहती है कि फटाफट से सब करो, फिर मैं सबको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। सब लोगों को इस तरह देखकर तो मैथ्यू और येजिन बहुत खुश होते हैं। वहीं चांगो को भी अरेस्ट कर लिया गया था। मैथ्यू ने उसे बचा लिया था, इसलिए वो ठीक था। उससे पूछताछ चल रही थी, तब वो अपनी सारी गलतियां एक्सेप्ट कर लेता है। फिर नेक्स्ट मैथ्यू और मोवन को देखते हैं। वो वुसू की मेमोरियल प्लेस पर जाते हैं, उससे माफी मांगते हैं कि उन्हें सच पता लगने में इतना टाइम लग गया। कहते हैं कि इस बार हम सक्सेस होंगे, इसलिए हमारा साथ देना। और अब नूरी क्रीम का ब्रॉडकास्ट 2 हफ्तों में होने वाला था, तो ये जिन इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी। तब डोंग उसे बता देती है कि तुम्हारी मॉम ने ही युंजी को उसका क्राइम कन्फेस करने के लिए कन्विंस किया था। शायद तुमसे बात करने की वो हिम्मत नहीं कर पाई होगी, तो मुझे लगता है कि तुम ही उनसे मिल लो। काफी सोचने के बाद ये जिन अपनी माँ को मिलने बुलाती है और उनसे एक फेवर मांगती है। फिर नेक्स्ट दिखाया जाता है कि वो नूरी क्रीम का ब्रॉडकास्ट मशरूम फार्म में करने की सोच रही थी, लेकिन सुनमी और गीहुन का कहना था कि फिर तो उन्हें दिक्कत हो जाएगी कि सब कुछ सेटअप वगैरह, स्टाफ वगैरह गाँव ले जाना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। और ऊपर से ये उनका फर्स्ट ब्रॉडकास्ट है, तो वो रिस्क नहीं ले सकते। पर ये जिन उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मान जाओ, क्योंकि इससे नूरी क्रीम के पीछे की स्टोरी वो सबको फार्म के जरिए दिखा पाएंगे। गीहुन को तो ये आइडिया ठीक लग रहा था, तो सुनबी भी मान जाती हैं। और फिर रात में सब सेलिब्रेट करते हैं, डिनर और ड्रिंक्स के लिए जाते हैं। फिर आगे देखते हैं कि टीम मशरूम फार्म को ब्रॉडकास्ट के लिए पूरी तरह तैयार कर लेती है। बाहर मूवन कॉफी बेचने में आरा के जिस तरह से हेल्प कर रहा था, इससे तो सुंगमी मूवन की तारीफ करने लगती है, पर इससे कांग को जेलस फील होता है। तो बस उसमें और मूवन दोनों में होड़ मच जाती है कि कौन ज्यादा अच्छा है। इसलिए दोनों एक दूसरे को कंपटीशन देने के लिए बास्केटबॉल का मैच खेलते हैं। जल्दी ही शो का दिन भी आ जाता है और उसमें ये जिन अपनी माँ के साथ मिलकर शो को होस्ट कर रही थी। यही वो फेवर था जिसके लिए उसने अपनी माँ से कहा था, और वो राजी भी हो गई थी। शो बहुत अच्छा रहता है और सारी क्रीम बिक जाती हैं। उन्हें देखकर येजिन के डैड भी बहुत खुश होते हैं। यहाँ तक कि जो आदमी गुस्से में मैथ्यू को सुना कर गया था, उसने भी क्रीम खरीद ली थी। शो के बाद सॉन्ग येजिन से बात करती है और वो हर चीज़ के लिए माफी मांगती है। कहती है कि जब मैं यंग थी तब सेल्फिश थी, मैंने अपनी लाइफ की ज़रूरी चीज़ों को इंपॉर्टेंस नहीं दी। पर तुम अपने डैड से नाराज़ मत रहना, उन्होंने हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा करने की कोशिश की है। मैंने तुम दोनों को बहुत हर्ट किया है, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। और फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और आपस में सब कुछ ठीक कर लेते हैं। फिर जब ये जिन घर पहुंचती है तो उसे एहसास होता है कि वो अपने डैड पर बेफालतू में ही गुस्सा किया करती थी। वो तो हमेशा से ही उसकी इतनी केयर करते थे, इसलिए वो उन्हें अपने लिए डिनर बनाने को कहती है।
इतने टाइम तक उसने बेवजह अपने डैड को इतना हर्ट किया, उसके लिए उनसे माफ़ी मांगती है और फिर दोनों के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद देखते हैं कि ये जिनकी मॉम उसके डैड की कुकिंग क्लास को ज्वाइन कर लेती है और दोनों के बीच भी अब सब ठीक होने लगा था। इस बीच नूरी क्रीम के रिव्यू सामने आते हैं और वो ज़बरदस्त रूप से पॉजिटिव थे, जिससे मैथ्यू और ये जिन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तब ये भी दिखाया जाता है कि ये जिनकी नींद की सारी पिल्स डस्टबिन में पड़ी हुई थी, मतलब अब उसे उनकी ज़रूरत नहीं थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि अब जिनी एचआईटी में ये जिनकी टीम में एक असिस्टेंट होस्ट के तौर पर शामिल हो जाती है। वही आरा और मूव ऑन की मुलाकात आरा के एक्स बॉयफ्रेंड से होती है। वो जिस औरत के साथ था उसे उसकी असलियत बता देते हैं कि उसने शादी के नाम पर कई औरतों से धोखा किया है। ये सुनकर तो वो औरत उसे छोड़कर चली जाती है। तब मोहन और आरा भी एक दूसरे का हाथ थाम कर वहां से निकल जाते हैं। कांग भी अब एक फेमस यूट्यूबर बन गया था, लोग उसे पहचानने लगे थे, तो सुम्मी से कहती है कि अब उन्हें साथ में रहना चाहिए। उधर दादी माँ भी अपने मरे हुए बेटे के लिए बर्थडे का खाना बनाती है, जो वो तब नहीं बना पाई थी क्योंकि उनके बेटे की मौत उसके बर्थडे के दिन ही हुई थी। वहीं मिशेल के लेटॉयल से निकल जाने के बाद एरिक अब लेटॉयल का नया सीईओ बन गया था और हुन फिर उसका सेक्रेटरी बन गया था, तो वो वापस फिर फ्रांस जा रहे थे। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि मैथ्यू एक नया सिरम बनाता है और एचआईटी की टीम को दिखाता है, लेकिन हमेशा की तरह यहाँ भी मैथ्यू और येजिन के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर फिर बहस होने लगती है। तब हम ये भी देखते हैं कि जीनी और क्यून एक दूसरे को डेट कर रहे थे। फिर येजिन और मैथ्यू घर जाते हैं तो येजिन उससे पूछती है कि तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ था। वो बताता है कि जब से मुझे ये चिंता हो रही थी कि तुम ठीक से सो रही हो या नहीं, तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। वहीं सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, अच्छा कर रहे थे और एक अच्छी लाइफ जी रहे थे। और इसी के साथ एक हैप्पी एंडिंग पर ये ड्रामा खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं किसी और ड्रामा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।